This call is now being recorded. So, हमने डिस्कस किया था। अच्छा, पहले टेस्ट का बताओ आप लोग। अभी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेस्ट देना है तो ठीक है, वरना हम जेनेटिक्स से भी बना सकते हैं। सर जेनेटिक्स से ले लिया। जेनेटिक्स से ठीक है, तो फिर जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया, लेकिन जेनेटिक्स का पूरा ही होगा, है ना? ओके सर। जितना भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ाया अभी तक, वो सारा आएगा। सर फर्स्ट 2 चैप्टर नहीं आएंगे? नहीं, फर्स्ट चैप्टर नहीं दूंगा। उनका टेस्ट तो हो चुका होगा ना पहले? हाँ सर, हो गया। हाँ, तो कोई इशू नहीं है। आप इट्स बेटर कि जेनेटिक्स की प्रैक्टिस करें, बिकॉज इसमें प्रैक्टिस आपको ज्यादा चाहिए, तो इसलिए हम जेनेटिक्स से ही टेस्ट बना लेंगे। सर डीपीपीएच के डाउट है। बताओ, एक दो तो डिस्कस कर सकते हैं। सर स्क्रीन प्रेजेंट करके बता, पूछ लूं या स्क्रीन पेयर करके बता दो मुझे, या फिर आप डीपीपी में कौन सी डीपीपी है और उसका क्वेश्चन नंबर बता दो। सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ। सर ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर 4th होना चाहिए ना? स्क्रीन शेयर कहाँ पे आ रहा है? मेरे में तो आ नहीं रहा शायद। किसी के में नहीं आ रहा? किसी भाई और नहीं बच्चे आ के रहा है, में? आ गया। If 37.5% of the offspring show recombinant character, then the parents are। अब 37.5% है, इसको आप अगर पढ़ोगे, और वैसे भी जब देखो रिकॉम्बिनेंट करेक्टर मतलब मींस अगर रिकॉम्बिनेशन वर्ड आएगा तो ये तो समझ में आ जाएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा कम से कम, बिकॉज मोनो हाइब्रिड में रिकॉम्बिनेशन नहीं आते, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे करते हो अप्रोच, पहले आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस से निकलेगा या डाई हाइब्रिड से निकलेगा। तो पहली चीज कि मोनो हाइब्रिड से नहीं निकलेगा, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन मोनो हाइब्रिड में नहीं आते। डाई हाइब्रिड में रिकॉम्बिनेशन कितना आता है? 6/16। उसको परसेंट में निकालोगे तो लगभग इतना ही आएगा। तो अब अगर रिकॉम्बिनेशन इतने परसेंट है, यानी 6/16 है, तो डाई हाइब्रिड में पेरेंट्स क्या होते हैं आप बताओ? ये तो इजी है। सर इसका आंसर डी होना, इसका आंसर डी है, लेकिन इसका आंसर डी गलत बता रहा है। डी जो आप ले रहे हो वो तो सेल्फिंग से ले रहे हो ना, वो तो F1 हुआ। तो सर F1 जनरेशन के ही तो पेरेंट्स होंगे, वरना तो नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो, पहले आप बोलो। सर मेरे हिसाब से तो जो F1 प्रजननी होगी वही तो F2 के लिए इसका पेरेंट्स होगा ना, मैंने उस हिसाब से लिया है। नहीं, इस हिसाब से नहीं लेना, गलत कर दोगे ऐसे तो। देखो, इसीलिए तो ही लिखा था क्रॉस में आपको। मैं अपना स्क्रीन दिखाता हूँ, दिख रहा है? यस सर। आप डाई हाइब्रिड में पेरेंट्स यहाँ लिखते हो, F1 में तो ना लिखते हो पेरेंट्स। जब हम चलिए क्रॉस सर, के हिसाब से कोई चीज पढ़ते हैं तो जो पेरेंट है वही पेरेंट कहलाएगा। ये पेरेंट नहीं हो सकते, आप F1 को पेरेंट्स नहीं बोल सकते, बिकॉज पेरेंट F1 F2 सबकी डेफिनेशंस भी आपने पढ़ी हैं। पेरेंट वो है जो प्योर लाइन कैरेक्टर्स के साथ आएंगे, जो 100% प्योर होंगे, है ना? जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला केस आपने लिया है। F1 वो है जो पेरेंट्स के क्रॉस करने से आएगा, और F2 वो है जो पेरेंट की सेल्फिंग से आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि F2 के लिए F1 पेरेंट बन जाएंगे, ऐसे तो गलत हो जाएगा सारा। आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए पेरेंट्स हमारे हैं, हमारे ग्रैंडफादर नहीं, बट एक्चुअली ग्रैंडफादर भी प्योर लाइन था ना। ये बात हमने उस दिन भी की थी कि हम बैक टू बैक जनरेशंस में अगर ढूंढने जाएंगे तो हमें नहीं पता कुछ भी, क्योंकि हम सारे ही हाइब्रिड हैं। लेकिन जब आप प्लांट्स में बात करेंगे तो हम जब प्योर लाइन कैरेक्टर लेंगे तो वही पेरेंट होगा। ओके सर। इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना। और बताओ सर इसका आंसर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा ना? alleles of a gene are found in same chromosome, homologous chromosome? No, alleles of a gene are found on same chromosome. देखो, ये भी तो करके दिखाया था।
होमोलॉगस क्रोमोसोम तो आंसर तब आता है जब आप पेयरिंग के हिसाब से बनाते हैं। याद है आपको मैंने एक क्रोमोसोम का पेयर बना के दिखाया था जब क्रॉसिंग ओवर वाला क्वेश्चन कराया था। मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, जैसे इसी पे देख लीजिए। तो हमने ये क्रोमोसोम बनाए थे, ये एक क्रोमोसोम है और जीन के एलील, आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये रही, यस सर। ये एक क्रोमोसोम है और ये एक जीन के एलील्स हैं। अगर आप इस जीन के दूसरे एलील्स बनाएंगे तो ये बनेगा। तो किसी भी जीन के एलील क्रोमोसोम पे होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे नहीं होते। होमोलॉगस क्रोमोसोम पे तो दो अलग अलग वैरायटी आ जाएंगी, जैसे ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो एलील क्रोमोसोम पे होते हैं, होमोलॉगस पे नहीं होते। सर ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड होता है, इसलिए मैं बता रहा था ह्यूमन बीइंग्स तो डिप्लॉयड होता है, तो हर एक क्रोमोसोम्स के हर क्रोमोसोम नंबर एक पेयर में पाया जाता है, इसलिए मतलब ये बात तो शायद बुक में भी लिखी है, अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा सर, मैंने बुक में भी पढ़ा ये। अगर ये हमारा भी है अगर तब भी तो आंसर यही आएगा। हमारे में भी अगर आपने मान लीजिए पेयर बना दिया तो पेयर पे तो जो एलील्स होंगे वो 4 बन जाएंगे ना। मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, ये लीजिए ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, जैसा हमें जाइगोटीन स्टेज पे दिखाई देगा सेल डिवीजन के टाइम पे। तो अगर आप ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे लिए ये बी है, ये बी है, और फिर ये इसके हिसाब से स्मॉल बी है, तो एलील्स तो ये दोनों हुए ना, और ये दोनों हुए। सर तो फिर ये सेग्रीगेट कैसे होंगे सर, मतलब वो तो एनाफेज के मियोसिस 1 में सेग्रीगेशन तो वो तो आप गैमीट बनाने के टाइम पे जाओगे ना, यूजुअली हम गैमीट खाना बनाते हैं। सर अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेपरेशन होता है सेग्रीगेशन में वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का होता है ना। हाँ ठीक है, ये एनाफेज में अलग अलग हो जाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो अलील्स अलग होंगे ना, इसलिए मैं बात कर रहा था जब सेग्रीगेशन के टाइम पे अलील्स। जब आप एनाफेज 1 पढ़ोगे तो एनाफेज 1 में एक्चुअली क्या होता है, एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम अलग होगा, दूसरा अलग होगा। और जब एनाफेज 2 आएगी तो ये क्रोमोसोम जो है वो लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेगा, और फिर ये अलग जाएगा और ये अलग जाएगा, ऐसे ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, तभी तो 4 सेल बनाओगे आप मियोसिस में। तो मियोसिस में तो एनाफेज भी 2 बार आएगी। जब एनाफेज 1 होगी तो होमोलॉगस पेयर से क्रोमोसोम अलग होते हैं, और जब एनाफेज 2 आएगी तो एक क्रोमोसोम के 2 एलील अलग अलग होंगे। तो 2 लाइन के 2 अलग अलग मीनिंग है। बट सर आपने तो ये लिखवाया था ना कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है सेम जीन की सेम पोजीशन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, उन्हें कहते हैं एलील्स। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म जरूरी तो नहीं है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो आएगी। होमोजाइगस कंडीशन में ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं आएगा, होमोजाइगस कंडीशन में सेम आ जाएगा ना। ऑल्टरनेटिव फॉर्म हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज हमने हेटेरोजाइगोट में ये सिचुएशन ली कि एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, और क्योंकि ये जेनेटिक्स का रूल है, लॉ है, मोस्ट ऑफ द केस में एप्लीकेबल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसलिए हमने लिख दिया कि एलील्स को ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन बोल दिया जाता है। एक जीन की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। बट ऑल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पे कंट्रास्ट जरूरी नहीं है। ऑल्टरनेटिव को आपको ये नहीं लेना कि अपोजिट ही होना जरूरी है। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि अगर एक क्रोमैटिड पे एक है तो इसी क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमैटिड पे दूसरा ऑल्टरनेटिव भी होगा। ऑल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन हुआ, ऑल्टरनेटिव का मतलब आप कंट्रास्ट मतलब समझिए। ये तो कंट्रास्ट हो गया, कंट्रास्टिंग फॉर्म हो गई, और ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, दोनों मीनिंग अलग अलग हो गए। तो सर हम इससे मतलब तो ये आंसर आएगा। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स बोला जाएगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये कंट्रास्टिंग एलील्स नहीं हो सकते। कंट्रास्टिंग एलील्स बोला जाएगा तो हेटेरोजाइगस फिक्स हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव है तो चाहे आप होमोजाइगस लो या हेटेरोजाइगस लो, वो अलग अलग है। तो सर मतलब कि जो सेम क्रोमोसोम्स से दोनों एलील्स हैं उन्हें हम एलील्स बोल सकते हैं, लेकिन जीन्स नहीं बोल सकते कि ये एक जीन बना रही है। दोनों को मिला के एक जीन बोल सकते हो, अलग अलग तो एलील ही कहलाएंगे, एलील या फैक्टर। सर आपने जो ये डायग्राम बनाया इसमें जीन्स कौन से हैं, एक बार मार्क करके बता दीजिए। ये नीचे वाला ऊपर जो क्रोमोसोम्स का डायग्राम है। ये यस सर। तो इसमें ये डी और बी दोनों को मिला के आप एक जीन बोलोगे, और स्मॉल बी को मिला के एक जीन बोलोगे।
जीन हमेशा एक क्रोमोसोम पे होती है, ये फिक्स है। 2 क्रोमोसोम पे जीन नहीं होती। 2 क्रोमोसोम पे एक जीन की 2 कंडीशन अलग अलग होंगी, लेकिन एक जीन पे तो, एक क्रोमोसोम पे तो जीन की एक ही कंडीशन आएगी ना। मान लीजिए एक जीन डोमिनेंट है और एक जीन रिसेसिव है फॉर द सेम करेक्टर, जैसे टॉल का जीन है और डॉर्फ का जीन है फॉर द करेक्टर प्लांट हाइट। तो जब आप क्रोमोसोम पे बनाएंगे तो या तो टॉल का जीन आएगा या डॉर्फ का जीन आएगा, अगर होमोजाइगस है तो। और अगर हेट्रोजाइगस है तो भी जीन तो टॉल का ही आएगा ना, क्योंकि टॉल डोमिनेंस को फॉलो करता है। अगर आप मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और इस पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हो, तब भी ये एक ही जीन है, लेकिन ये जीन किसका है? टॉल का ही है ना, डॉर्फ का तो नहीं कहलाएगा ना, बिकॉज डॉर्फ तो होता ही नहीं। हेट्रोजाइगस क्या होता है? टॉल होता है। और अगर आप ऐसे बना रहे हैं कैपिटल टी तो भी ये टॉल का जीन है। अगर आप ऐसे बना रहे हैं स्मॉल टी तो ये डॉर्फ का जीन है। तो जीन तो किसी एक ही फॉर्म का आएगा ना, या तो टॉल या डॉर्फ का। अब क्योंकि टॉल डोमिनेंट है और डोमिनेंट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में हो सकता है, इसलिए फिर ये 2 ऑप्शन आ गए कि ये टॉल का जीन है, ये भी टॉल का जीन है, बट ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। ये ऑल्टरनेटिंग फॉर्म है, ये भी ऑल्टरनेटिंग है, बट ये कंट्रास्टिंग भी है, ये कंट्रास्टिंग फॉर्म्स नहीं है। एवरी वर्ड इज प्रिसाइज। जब आप कंट्रास्टिंग एलील्स बोलोगे तो आप एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव लोगे, और उसमें इम्पैक्ट फिनोटाइप डोमिनेंट का ही आएगा, रिसेसिव का नहीं। जब आप सिर्फ एलील बोल रहे हो तो आप कोई भी ले सकते हो, होमोजाइगस भी या हेट्रोजाइगस भी, उनको ऑल्टरनेटिव का मतलब यहाँ पे है ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम को जब हम देखते हमेशा मेटाफेज पे हैं, और मेटाफेज अगर आप मियोसिस का बनाएंगे तो एस फेज में डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है, तो इसीलिए फिर आप एक क्रोमोसोम पे ये जो मैं 2-2 बना रहा हूँ ये ऐसे ही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मियोसिस में आप पढ़ रहे हैं। अगर मियोसिस में नहीं पढ़ रहे तो फिर ये फिगर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर तो आपको एक ही क्रोमोसोम बनाओगे ना। तो बेसिकली एलील्स एक क्रोमोसोम की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, सेम हो सकती हैं इन केस ऑफ होमोजाइगस, डिफरेंट हो सकती हैं इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस। If they are heterozygous, then they are also called contrasting forms या contrasting alleles for the same gene. But फिर भी जीन में इम्पैक्ट एलील दोनों के हैं, लेकिन जो फिनोटाइप है वो एक ही का आएगा। जैसे यहाँ पे टॉल का आएगा, डॉर्फ का नहीं आएगा। ऑल्दो डॉर्फ का एलील है, पर डॉर्फ का एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो टॉल को ही करेगा। ये सब निकल के आएगा। वैसे भी हमें आज ये पढ़ना ही है, क्रोमोसोम पे एलील को बना के कैसे स्टडी करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। और कोई क्वेश्चन? सर अगर ये सर ये जो आपने जीन बनाई है, 2 क्रोमोसोम्स बनाया है सर, अगर ये माइटोसिस में एनाफेज आएगा तो सर ये कैसे सेग्रीगेट होंगे? अगर माइटोसिस का आएगा तो फिर ऐसे ही आ जाएगा ऑप्शन, फिर तो आपके पास एक ही क्रोमोसोम है। ये माइटोसिस का एनाफेज है, मान लेते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, क्लियर तो ना? माइटोसिस के एनाफेज, ये मेटाफेज है, तो मेटाफेज जब माइटोसिस का होगा तो उसमें पेयर तो आता नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम आएगा। माइटोसिस के मेटाफेज में आप लिखते हैं कि ऑल द क्रोमोसोम लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, जबकि मियोसिस में होता है ऑल द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2n = 46 है तो 46 क्रोमोसोम ऐसे आएंगे, जबकि मियोसिस होगी तो 23 क्रोमोसोम पेयर में आएंगे, एक मदर एक फादर, एक मदर एक फादर, ऐसे आएगा। अब जब एनाफेज जो आप पूछ रहे हो कि माइटोसिस का एनाफेज है तो क्या होगा, तो जब ये माइटोसिस का एनाफेज आएगा तो ये जो क्रोमोसोम है ये बीच में से स्प्लिट करेगा, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेगा। तो ये आधा क्रोमोसोम इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, इनको बोलते हैं आप क्रोमैटिड। क्रोमैटिड कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ क्रोमोसोम, या इसको बोल दिया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि बनने वाली सेल के लिए ये क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम कहलाएगा। ये है। तब अगर मान लीजिए कैपिटल टी है तो एक एलील इधर जाएगा, एक एलील इधर आ जाएगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी एक इधर जाएगा, स्मॉल टी है तो भी इधर जाएगा, ऐसे आएगा। ओके सर जो मैं आपसे इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहा था वो मैं इसलिए कर रहा था, देखो सर एनसीईआरटी की एक लाइन में प्रेजेंट करता हूँ, वो भी डिट्टो यही लिखी है, दिखाओ सर दिखाता हूँ। हाँ
सर ये जो लिखा है 2 alleles of a gene pair are located on homologous side of homologous chromosomes। ये आप आगे पहुंच गए, अभी तो हमने यहाँ पढ़ा ही सर नहीं है। सर क्वेश्चन चलो तो मैं उसी बताऊँ, से हाँ है ना सर, हाँ लेकिन बोलो। क्वेश्चन क्वेश्चन तो सर उसी से है ना लेकिन। हाँ ठीक है। इसमें आप कौन सा फिगर देख रहे हो? देखो कौन सा ब्लॉक बताओगे मुझे? आप फिगर में बता रहे हो या लाइन में बता रहे हो? सर मैं लाइन में बता रहा हूँ, जो ऊपर लिखा है 2 alleles of a gene pair are located on homologous site on homologous chromosomes। ठीक है, दो एलील्स हैं किसी भी जीन पेयर में, दो एलील होंगी। अब क्या लिखा है? जीन पेयर। तो जब आप जीन का पेयर बनाओगे, अभी हटाइएगा नहीं, दे आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जीन नहीं है, जीन का पेयर है। अब देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम दूसरा है। अब मैं जीन का पेयर बना रहा हूँ। मान लीजिए ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर। अब ये जीन का पेयर है, जिनकी होमोलॉगस साइट्स हैं, जिनका क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर है। ये जब मियोसिस में जाएंगे और मियोसिस 1 और 2 दोनों हो जाएंगी, तो मान लीजिए ये जो 4 लाइन है वो 4 गैमीट ऐसे बनेंगे। TR एक में आएगा, फिर उसके बाद ये TR एक में आएगा, फिर ये स्मॉल TR एक में आएगा, स्मॉल TR एक में आएगा, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो। और अगर हो गया तो TR ये आएगा, ये तो स्मॉल TR स्मॉल रहेगा, यहाँ पे कैपिटल T के साथ स्मॉल r और यहाँ स्मॉल t के साथ कैपिटल R, ये रिकॉम्बिनेशन बन जाएंगे। वहाँ जीन पेयर लिखा है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे तो जीन पेयर आ ही जाएगा ना, 2 क्रोमोसोम पे 2 जीन आ जाएंगे, और 2 जीन के 4 एलील होंगे टोटल। हालांकि वो 4 एलील नहीं लिखा है उन्होंने। आई बात समझ में? यस सर, ओके सर, समझ गया। या कोई डाउट है? नहीं, अगर डाउट है तो फिर बताओ मुझे, अभी कोई नो इशू सर, नहीं। हो गया। मतलब तो किसी भी करेक्टर को चूज करने के लिए हमारे अंदर 4 alleles होंगे तो फिर। अगर डिप्लॉयड है तो, यस सर। अगर हैप्लॉयड है तो नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है। और अगर अभी हम जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, कल को हम डिप्लॉयड हो जाएं, टेट्रापोलाइड हो जाएं, तो उसी हिसाब से वो बढ़ते भी जाएंगे, है ना। मान लीजिए हम 2n की जगह 4n हो जाएं, तो 2 की जगह 4 हो जाएंगे। अगर 10n हो जाएंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। जितनी बार n आएगा उतने बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आपको शुरू में बोला था कि इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो डिप्लॉयड मान के पढ़ रहे हैं। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स आपके सिलेबस में है नहीं। जैसे आप फंगी की जेनेटिक्स पढ़ें, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स बोलते हैं उसे, तो वो सिलेबस में नहीं है, वरना उसकी जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि वहां पेयर कैसे बनाओगे? आपको तो हैप्लॉयड है तो पेयर तो बन ही नहीं पाएगा ना। क्लियर? कोई डाउट और कोई क्वेश्चन? नहीं तो आप ग्रुप में भी कर सकते हो डिस्कस, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, हमने जितना भी पढ़ा अभी तक वो सब हमने स्टडी किया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और नॉन मेंडेलियन में भी हमने बेसिकली जीन या फैक्टर के लेवल पे ही चीजों को पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या उन फैक्टर्स को क्रोमोसोम पे अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं ये सारा कुछ, कि जो जीन्स या एलील की पोजीशन है वो बेसिकली क्रोमोसोम पे होती है। तो क्या हम इनहेरिटेंस को क्रोमोसोम के बेसिस पे पढ़ सकते हैं? तो ये पहली बार किया, 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग किया। इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्रोमोसोमल बेसिस या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब फॉलो तो यहाँ भी मेंडल का होगा या नॉन मेंडल का होगा। जैसे हमने फैक्टर के लेवल पे मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन पढ़ा, वैसे ही अब हम क्रोमोसोम के हिसाब से मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें आएंगी। सबसे पहले 1902
1901 में मेंडल के वर्क को रीपब्लिश किया था और 1900 में मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी। उसके 2 साल के बाद ही ये चीज एग्जिस्टेंस में आ गई। 1902 की ये बात है, जिस टाइम पे मियोसिस में जो भी हम पढ़ रहे थे ये सब क्रोमोसोम के मूवमेंट को स्टडी किया गया था। मियोसिस में आप जानते हैं मियोसिस 1 में जो पहली स्टेज है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 काफी बड़ी स्टेज है और उसको क्रोमोसोमल मूवमेंट या बिहेवियर के हिसाब से 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो बेसिकली इस प्रोफेज 1 में या मियोसिस में क्रोमोसोम के मूवमेंट और बिहेवियर को स्टडी किया था 1902 में सुटन एंड बोवेरी ने। और फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जिस तरीके से मेंडेलियन फैक्टर का इनहेरिटेंस होता है जो मेंडल ने सजेस्ट किया, उसी तरीके से क्रोमोसोम का भी इनहेरिटेंस होता है जो इन्होंने सजेस्ट किया। इट्स ए काइंड ऑफ पैरेललिज्म, जैसे जीन का बिहेवियर है वैसे ही क्रोमोसोम का भी बिहेवियर। 1902 में क्या है, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, और मियोसिस में आप जानते हैं प्रोफेज 1 वाज स्टडीड। और फिर यहां से एक नाम आया सुटन एंड बोवेरी, 2 अलग अलग लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, और मेंडल के सेंस में कहा जाए तो मेंडेलियन फैक्टर। ये बात आ गई कि जिस तरीके से मेंडेलियन फैक्टर का बिहेवियर है जीन्स का, उसी तरीके से क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है। अभी हम मियोसिस की बात कर रहे हैं तो कोई भी कंफ्यूजन माइटोसिस से लेके नहीं आना है, क्योंकि आप मियोसिस में ही गैमीट्स बनाने के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन होगा और मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ पाएंगे। अगर माइटोसिस है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन आने के चांसेस होंगे ही नहीं, तो इसीलिए स्पेशली मियोसिस की बात की गई है। इन दोनों ने अलग अलग, दे इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी। इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज की, जो हेडिंग है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स थे, उन फीचर्स के बारे में दिया गया है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहा क्योंकि आपने जो डिस्कस किया बेसिकली वो यही टॉपिक है जो भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। क्या क्या चीजें थी इनके थ्योरी के अंदर, जब आप होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर बनाते हैं तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर कैसे बनेगा, मियोसिस में जैसे अभी हमने बनाया था। मान लेते हैं ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। ऐसे फिर एक और क्रोमोसोम होगा, ये सेंट्रोमियर है। हमने ये 2 लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि मियोसिस आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले G2 फेज होगी, उससे पहले S फेज होगी। S फेज में डीएनए डबल हो जाता है। ये क्रोमोसोम एक ही है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर 2 डीएनए के थ्रेड होते हैं। अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं। तो 2 क्यों होते हैं, क्योंकि S फेज में डबल हो चुका है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम का पेयर बनेगा। ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। ये कहलाएगा, ये सेंट्रोमियर बना दिए रेड से। अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि हमने पढ़ा है कि जब आप होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर बनाएंगे तो जीन भी पेयर में आएगी। जैसे अभी तक जीन की 2 एलील थी, अब हम जीन का पेयर बनाएंगे तो टोटल 4 एलील्स हो जाएंगी हमारे पास।
जीन के पेयर होने का मतलब क्या है? अब ये डिपेंड करता है कि आप कंट्रास्ट में बनाएं या सेम बनाएं। मदर फादर में दोनों में डोमिनेंट कैरेक्टर भी हो सकते हैं, किसी में रिसेसिव ना हो। दोनों में रिसेसिव हो सकते हैं, किसी में डोमिनेंट ना हो, या एक में डोमिनेंट एक में रिसेसिव हो सकता है। तो रिजल्ट के हिसाब से, मेंटल के हिसाब से आएगा डोमिनेंट ही। तो हम जीन का पेयर कुछ भी बना सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर कैपिटल ए है तो यहीं पे एग्जैक्टली ये आएगा। फिर अगर यहाँ पे स्मॉल ए है तो इसी होमोलॉगस साइड पे स्मॉल ए आएगी। जो लाइन अभी आपने दिखाई थी वो उसका मीनिंग यही है कि जो एलील्स हैं किसी भी जीन पेयर के, तो ये जीन के पेयर हो गए क्योंकि दो हैं। दे आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइट। सेंट्रोमियर से जितनी दूरी पे ये है, सेंट्रोमियर से उतनी दूरी पे ये होगा। अगर ये अप बना है तो ये भी अप बनेगा, डाउन में नहीं बना सकते। ऑफ होमोलॉगस पेयर, तो ये है टू एलील्स ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ जीन पेयर ऑफ या ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऐसी सिचुएशन आपको मियोसिस में दिखाई देती है जब हम जाइगोटीन स्टडी करते हैं। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो पेयरिंग होने का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में ये पूरे पेज के मान लीजिए 46 क्रोमोसोम बने होते। तो जब पेयरिंग होगी तो उसमें हर क्रोमोसोम अपने सामने के एलील्स के साथ मैच करेगा और उसके हिसाब से जैसे ये सारा सीक्वेंस मैच कर जाएगा उनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये अभी हम लिखने वाले हैं कि पहला पॉइंट क्या आएगा, बोथ। बोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम भी एज वेल एज जीन। ये क्रोमोसोम भी पेयर है और ये जीन का भी पेयर है। दे अकर इन पेयर। ये पेयर्स में आएंगे। अब जो आपने अभी मुझे दिखाया, आप चाहे तो उसे लिख लीजिए। वहां लाइन कुछ ऐसे है कि टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर। अब ये एक कैपिटल है एक स्मॉल है, या इधर वाला इससे ले लीजिए या ये इससे या इससे, कैसे भी ले लीजिए। दो एलील लेनी है जीन पेयर में से। जीन में से दो एलील नहीं लेनी है। टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन homologous site on homologous chromosome. homologous site, homologous chromosome, gene pair, two alleles। ये चार वर्ड हैं जो आपको इस लाइन से नोट करने इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे पेयरिंग हुई है जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम की, ऐसे ही आपने पढ़ा था कि एलील भी पेयर में होते हैं, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। मेंडल ने तो शुरुआती यहीं से की। फिर आपने जैसे सेग्रीगेशन पढ़ा कि जब हम गैमीट्स बनाएंगे तो दोनों एलील सेग्रीगेट कर जाएंगी। ऐसे जब इस मियोसिस के बाद मियोसिस 1 होगी तो ये एक गैमीट में जाएगा, ये दूसरे गैमीट में जाएगा। तो जो पेयरिंग और सेपरेशन है वो चाहे मेंडेलियन फैक्टर का हो चाहे होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर का हो, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम is like that of pairing and separation of factors कह लीजिए या एलील्स कह लीजिए, they carried। जैसे फैक्टर्स का पेयरिंग एंड सेपरेशन है उसी तरीके से क्रोमोसोम का भी पेयरिंग एंड सेपरेशन का होता है। जैसे ये दोनों अलग अलग होंगे तो जब पूरी मियोसिस हो जाएगी तो पहले मियोसिस 1 में ये दोनों अलग अलग होंगे और मियोसिस 2 में ये जो लाइन है एक क्रोमोसोम की दो लाइन ये भी अलग अलग होंगी। तो जैसे पेयरिंग एंड सेपरेशन क्रोमोसोम का हुआ वैसे पेयरिंग एंड सेपरेशन फैक्टर का हो जाएगा जो इन्हीं क्रोमोसोम पे आते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी। बाकी आप जानते ही हैं। हाँ बोलो सर, ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मीनिंग क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर 10 मदर का क्रोमोसोम नंबर 10 ऑफ फादर से ही पेयर करेगा।
कोई भी 2 क्रोमोसोम नहीं लेने हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब है जिनका ओरिजिन सेम हो। ओरिजिन सेम होने का मतलब जैसे हमारे 23 पेयर हैं तो हमारा 11 पेयर हमारे 11 पेयर से ही करेगा, 11 क्रोमोसोम 11 से ही करेगा, 13 13 से करेगा, 5 5 से करेगा ये। और होमोलॉगस साइड का मतलब है कि सेंट्रोमियर से अगर लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस पे है तो दूसरे क्रोमोसोम में भी सेंट्रोमियर से लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस पे ही जीन होगा। तो दोनों की साइड होमोलॉगस यानी सिमिलर ओरिजिन की बनाएंगे। ये नहीं कह सकते कि x इधर है तो हम इधर x बना लें और फिर कहें कि ये और ये क्या होमोलॉगस साइड है, तो नहीं होंगी, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक ही पोजीशन होनी चाहिए इसलिए होमोलॉगस साइड है, एक ही पेयर होना चाहिए इसलिए होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये इसका मतलब। क्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, जैसे क्रोमोसोम और जीन ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ये आप जानते ही हैं। क्रोमोसोम नंबर एंड जीन्स दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। दे आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। जो मदर फादर के क्रोमोसोम है वो मेरी बॉडी में है, मेरे और वाइफ के जो है वो आने वाली जनरेशन बेबी में जाएंगे, बेबी एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ऐसे ही जो मेरी बॉडी में जीन है वो नेक्स्ट में जाएंगे, जो नेक्स्ट में है वो उसके नेक्स्ट में जाएंगे। जैसे क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं वैसे जीन भी ट्रांसफर होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के लिए क्रोमोसोम का नंबर एज वेल एज जीन्स का नंबर फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि हर एक ही स्पीशीज के अंदर, मान लीजिए होमोसैपियंस हम हैं तो दुनिया में जितने भी होमोसैपियंस हैं सबके लिए क्रोमोसोम का नंबर 2n=40 ही आएगा। एबनॉर्मलिटी की बात नहीं हो रही है ना, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को छोड़ दीजिए। नॉर्मल अगर पर्सन है तो 2n=46 आएगा। और फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर 30,000 जीन्स हैं टोटल, तो हम सबकी बॉडी में ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडिया तक, यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी सब जगह नंबर आपको 30,000 ही मिलेगा। हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर और उसमें जो टोटल जीन्स हैं वो फिक्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें कहा गया। जो नीचे फिगर बना हुआ है वो मियोसिस में सेपरेशन के लिए दिया हुआ है कि जब आप ड्यूरिंग मियोसिस पढ़ते हैं, जब आप गैमीट बनाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग मियोसिस का मतलब है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। साइनेप्सिस कब होती है जाइगोटीन में? साइनेप्सिस ऐसे लिख लीजिए, अकर्स एट जाइगोटीन। फिर उसके बाद क्या होगा? इन एनाफेज 1, उसमें क्या है? सेपरेशन होगा ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और जब गैमीट बन जाएंगे then they have only one chromosome of a homologous pair। गैमीट में होमोलॉगस पेयर में से एक ही आएगा। ये तो सेल डिवीजन की लाइन हो गई। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में गैमीट बनेगा तो n=23। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी 23 क्रोमोसोम डाल दो, हर एक पेयर का एक गैमीट में आएगा और दूसरा दूसरे गैमीट में जाएगा। तो होमोलॉगस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गैमीट में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में, इस तरीके से होगा। पेयरिंग होगी साइनेप्स, इसमें जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो गई, एनाफेज 1 में सेपरेशन हो गया। जब गैमीट में जाएंगे तो एक गैमीट में एक क्रोमोसोम एक पेयर का होगा। मतलब हमारे पास 23 पेयर में से 23 क्रोमोसोम है और दूसरे गैमीट में 23 पेयर में से जो रिमेनिंग 23 क्रोमोसोम है वो है। इस तरीके से आएगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा सिनगैमी होगा। जैसे आपने चेकर बोर्ड में रैंडम फर्टिलाइजेशन किया तो जो आपने जैसे फैक्टर कंबाइन कर दिए वैसे यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम कंबाइन हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म फ्यूज करेंगे 23 क्रोमोसोम ऑफ एग
तो फिर से डिप्लॉयड जाइगोट 2n इक्वल टू 46 बन जाएगा। टर्न कर दूं? इसके आगे का पॉइंट आप लिखेंगे तो वो सिनगैमी को लेके है। ड्यूरिंग सिनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं एज वेल एज फैक्टर्स, ये क्या करेंगे, रीयूनाइट करेंगे, फिर से मिल जाएंगे अगेन। और फिर क्या होगा, एक डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी। अकरेंट जाइगोट में फिर से आ जाएगा। जिस तरीके से पेयरिंग, सेपरेशन और रैंडम फर्टिलाइजेशन जो चेकर बोर्ड आप बनाते हैं, जैसे फैक्टर का आप करते हैं वैसे ही क्रोमोसोम का कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों के बीच में एक तरीके की पैरेललिज्म है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज लाइक पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ द फैक्टर दे कैरीड। ये बेसिकली इस लाइन का मतलब, इस पूरे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब था। ये आपको याद रखना। क्लियर? सुटन एंड बोवेरी की थ्योरी में एक लाइन और भी कही गई थी जो बाद में हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आपको कोट कर देता हूँ, ये आप याद रखिएगा। जो जीन्स हैं दे आर लीनियरली अरेंज ऑन क्रोमोसोम। मतलब ये नहीं होता कि क्रोमोसोम पे कोई भी जीन को आप एक दूसरे के ऊपर बना दो, ओवरलैप कर दो। जीन ओवरलैप नहीं करते। सुटन एंड बोवेरी के टाइम पे ये बात थी कि जीन्स क्रोमोसोम पे लीनियर अरेंजमेंट होता है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। हालांकि ह्यूमन बॉडी और बहुत सारे प्राइमेट्स के अंदर ओवरलैपिंग जीन का कॉन्सेप्ट है, बट फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे उसे। अभी हम 1902 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे ये भी कहा गया कि जीन्स क्रोमोसोम पे लीनियरली अरेंज होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। अब जो भी बातें मेंडल ने कही उसको अलग अलग लोगों ने प्रूव कर दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी एग्जिस्टेंस में आ गया। इसी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस को टीएच मॉर्गन ने अप्लाई किया ड्रोसोफिला पे, और ये दिखाने की कोशिश की कि क्या क्रोमोसोम पे जो बात कही जा रही है कि जैसे क्रोमोसोम पे फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं, फिर पेयर होते हैं, जो भी उनका बिहेवियर है, क्या उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहा जाए? ये तो थ्योरी है। एक लाइन बोल दी गई कि एक क्रोमोसोम पे आपने एक गैमीट बना दिया, क्रोमोसोम कंबाइन किया तो गैमीट कंबाइन हो गए, फैक्टर कंबाइन हो गए। क्रोमोसोम अलग हुए तो गैमीट अलग हो गए, फैक्टर अलग हो गए। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके टीएच मॉर्गन ने देखा। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो टीएच मॉर्गन ने किया। उन्होंने जो मटेरियल यूज किया वो फ्रूट फ्लाई था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम जीन या फैक्टर की लोकेशन बता रहे हैं कि दे आर लीनियरली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो अब चीजें क्रोमोसोम के हिसाब से पड़ेंगी। अगर फैक्टर सेग्रीगेशन होता है तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन आ जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फैक्टर का है तो अब ये क्रोमोसोम का बन जाएगा। और अगर एक्सेप्शन टू आपने मेंडलिज्म पढ़े हैं तो अब ये क्रोमोसोम के हिसाब से एक्सेप्शंस आ जाएंगे। दोनों बातें। यहाँ से हमें क्या देखना है, एक ये थ्योरी के पॉइंट्स हो गए, थ्योरी थ्योरेटिकल है, आपको थ्योरी में भी काम आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है अब, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। of chromosomal theory of inheritance। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये किसने किया? दिस वाज डन बाय टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन को आप बोलते हैं फादर ऑफ
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या यहाँ से मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत हो गई। और कैसे किया? वाइल वर्किंग ऑन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई क्या है? ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। इन्होंने एनिमल पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। आप चाहे तो एनिमल जेनेटिक्स बोल सकते हो, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से चीजें आना शुरू हो जाएंगी। क्या क्या आएगा? फ्रूट फ्लाई को अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तरीके से हम चूज कर रहे हैं, तो एक तो बात यह आ गई कि जैसे पी को चूज करने के कुछ रीजन थे। मेंडल ने पी को क्यों चूज किया? क्योंकि हमने पढ़ा कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी थी, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, फ्लावर क्लिस्टोगैमस था, प्योर लाइन कैरेक्टर्स थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे, F1 हाइब्रिड स्टेराइल था, सीड्स बड़े थे तो आसानी से हैंडल हो गया, लाइफ स्पैन छोटा था 2 से 3 महीने का। तो ये सब हमने पढ़े, मेंडल ने सोचा और उसके हिसाब से पी को चूज किया। ऐसे टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को चूज क्यों किया? उसके भी रीजन थे। बिकॉज ऑफ क्या क्या रीजन थे? पहला दिया हुआ है, इट कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। आसानी से लैब में फ्रूट फ्लाई को ग्रो कराया जा सकता है। कुछ नहीं तो केवल आप सड़े हुए फ्रूट्स ला के रख दो, फ्रूट फ्लाई अपने आप ग्रो कर जाएंगे। एक बनाना का बंच हैंग कर दीजिए। एक बनाना का बंच का मतलब जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बनाना होते हैं, पूरा बनाना का बंच। तो जैसे जैसे बनाना में रॉटिंग होगी, चारों तरफ फ्रूट फ्लाई ग्रो करती चली जाएंगी। तो बड़ी आसानी से आप लैब में फ्रूट फ्लाई को ग्रो कर सकते हैं। लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, लगभग 2 दिन का, 14 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो आपको 14 दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा। मेंडल का तो फिर भी 3 महीने बाद आया था। अगर आप एक बार मेटिंग करेंगे, सिंगल मेटिंग, तो इससे लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी का मतलब है आपको सैंपल साइज बहुत बड़ा मिल जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये याद रखिए। फोर्थ लिख लीजिए, जैसे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पी में थे वैसे ड्रोसोफिला में भी मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट है। मैनी हेरिडिटरी वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इवन बुक में लिखा है कि दे कैन बी सीन अंडर लो माइक्रोस्कोप, लो पावर। फ्रूट फ्लाई वैसे तो नेकेड आई से विजिबल है, बट फिर भी अगर आपको कैरेक्टर्स देखने हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर, तो आप लो पावर माइक्रोस्कोप जैसे लैब में होती है आपकी, या सिंपल जो आपका एक हैंड लेंस आता है, उससे भी आप रिजॉल्व करके उसका रेजोल्यूशन लेके देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्लियर सेक्स डिफरेंशिएशन है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। आप नेकेड आई से मेल फीमेल को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से जैसे मैंने पाइथन को चूज किया, वैसे इन कैरेक्टर के बीच से टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई दैट इज एक्सपेरिमेंटल एनिमल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया। और जब चूज करके इन्होंने मेंडल के रिजल्ट्स को प्रूव करने की कोशिश की, तो फिर इन्हें एक नया फिनोमेना मिला। उस फिनोमेना का नाम दिया गया लिंकेज। जो नेक्स्ट हेडिंग आप पढ़ेंगे वो लिंकेज दी हुई है एनसीईआरटी। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हमें मेन जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज लिंकेज।
जस्ट क्लियर। सो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो बुक में जर्नल लाइन लिखी हुई है, जैसे हमने मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था। जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला भी था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या डाई हाइब्रिड क्रॉस के भी एक्सेप्शंस हैं, बट वो एक्सेप्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो बुक में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का लॉ था। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का नहीं है, वहां भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। हालांकि असॉर्टमेंट को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन्स के लिए आए, एक क्रोमोसोम के लिए नहीं। इस बात को आप कैसे समझोगे? जैसे मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये भी अभी आपने बनाया। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं क्रोमोसोम को ये बनाऊं, ये एक क्रोमोसोम है, इस पे आर वाई, इसका होमोलॉगस स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। ये दूसरा क्रोमोसोम का पेयर है, इससे माना गया कि ए और बी प्रेजेंट है। अब आप कहें कि सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तो यही हमें बोला गया है कि दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। अब क्लैरिफिकेशन क्या करना है मुझे? क्लैरिफिकेशन ये देना है कि दो जीन्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक क्रोमोसोम का जीन एक ले लो और दूसरे क्रोमोसोम का एक ले लो। जीन तो दो हो गए, लेकिन ये दो जीन दो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर से आए हुए हैं। तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होता। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक ही क्रोमोसोम पे जो दो जीन्स के हैं इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो आप करते हैं, जैसे हमने बनाए हैं गैमीट्स, अप्लाई होता है। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट applied only to genes present on different chromosomes, not to genes present on the same chromosome. ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये दो अलग अलग क्रोमोसोम है, तो इनके दो जीन्स के बीच में किया। क्रॉसिंग ओवर कब करते हो? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप एक होमोलॉगस पेयर ले रहे हैं तो भी जीन्स आपको जो लेने हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम से लेने हैं। होमोलॉगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम से जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम में अगर एक ही क्रोमोसोम है तो इसके दो जीन्स के बीच में आप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज होता है, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होता है। तो इस लाइन को भी क्लियरली समझने की कोशिश करिए कि जब इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया। बुक में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आप चाहे तो एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। इज अप्लाइड टू जीन्स, अप्लाइड ओनली लिख लीजिए, applied only to genes present on two different chromosome, और ये अंडरस्टूड है कि ये जो दो क्रोमोसोम है ऑफ ए होमोलॉगस पेयर। नॉट टू द जीन्स present on same chromosome। सेम का मतलब वन। एक क्रोमोसोम के दो जीन्स के बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता।
दो क्रोमोसोम के दो जीन्स के बीच में होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये दो क्रोमोसोम एक ही होमोलॉगस पेयर के होने चाहिए। अगर आप दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ले आओगे तो भी उनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो ये लाइन समझने की जरूरत है कि हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। ये पेज आपने अभी तक जो पढ़ा, आप कह सकते हैं कि हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की। अब जब टी.एच. मॉर्गन ने अपना काम किया तो फिर यहाँ से एक नया फिनोमेना आ गया और उस फिनोमेना को नाम दिया गया लिंकेज। और लिंकेज हो ही गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ से एक नया टॉपिक आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब कैसे करेंगे? लिंकेज क्या है? दिस इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर सिंपली कहा जाए कि व्हाट अबाउट लिंकेज, लिंकेज मेंडल के डाइहैबिट क्रॉस का जो लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन माना जाता है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ independent assortment। एक तो ये हो गया, ये आपको लिंकेज की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इसको एक्सेप्शन कंसिडर किया जाता है। अब लिंकेज को रिपोर्ट पहले डिस्कवर किसने किया तो क्रेडिट टी.एच. मॉर्गन का आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में, आप कहीं बाहर से क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपको ये लाइन मिल सकती है कि लिंकेज को फर्स्ट रिपोर्ट किया था, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बैटसन एंड पुनेट इन स्वीट पी। Sweet pea is Lathyrus odoratus। तो एक प्लांट Lathyrus odoratus या स्वीट पी कहते हैं, उस पे बैटसन एंड पुनेट ने लिंकेज को पहले डिस्कवर किया था 1906 में। हालांकि जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो टी.एच. मॉर्गन को जाता है। कभी आए कि लिंकेज को डिस्कवर किसने किया तो आंसर टी.एच. मॉर्गन ही होगा। लिंकेज को रिपोर्ट किसने किया तो आंसर बैटसन एंड पुनेट अगर दे रखा है तो राइट आंसर ये आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब है क्या लिंकेज? लिंकेज रिपोर्ट कैसे हुआ? रिपोर्ट कुछ इस तरीके से हुआ कि टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर एक फिनोमेना रिपोर्ट किया जिसको लिंकेज का नाम दिया, और आगे जाके फिर उसको एक थ्योरी का में भी कन्वर्ट किया, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। या सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा तो सेक्स लिंकेज वर्ड आ जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिख सकते हैं टी.एच. मॉर्गन रिपोर्टेड। रिपोर्टेड का मतलब है क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी इन्हीं को जाता है। डिस्कवर्ड लिख सकते हैं आप चाहें तो। लिंकेज इन फ्रूट फ्लाई, यहाँ पे दिया। इन्होंने ये भी कहा, अभी हम पढ़ेंगे, कपलिंग एंड रिपल्सन। ये दो चीजें क्या हैं अभी हम देखते हैं। दीज आर द two aspects of the same phenomena called linkage। ये लिंकेज के ही दो अलग अलग एस्पेक्ट्स। होता क्या है कपलिंग और रिपल्शन? कपलिंग और रिपल्शन का मतलब ये होता है कि अगर
जैसे हमने मेंडल के हिसाब से पढ़ा कि अगर दोनों डोमिनेंट जीन एक पेरेंट में हो, दोनों रिसेसिव जीन एक पेरेंट में हो, तो वो कपलिंग फेज कहलाती है। और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो रिपल्शन कहलाता है ना। कपलिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर बना रहे हैं तो ये पेयर हो गया। अगर हम फॉर एग्जांपल लिख लें कि यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो दोनों डोमिनेंट एक साथ हैं, एक क्रोमोसोम पे दोनों डोमिनेंट एक साथ हैं दूसरे पे, ये क्या कहलाएगी, इसको बोलते हैं कपलिंग फेज। और अगर ऐसी सिचुएशन हम ले लें कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई है, तो ये फेज क्या कहलाएगी, ये रिपल्शन कहलाएगी। इसी को आप बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन, और ये कहलाता है ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन। सिस ट्रांस बोल लीजिए या कपलिंग रिपल्शन बोल लीजिए, रिजल्ट एक ही आएगा, है ना। रिजल्ट एक आने का मतलब क्या है, जैसे आप प्रोसेस के लिए करते हैं, मैंने आपको एक बार क्रॉस बताया भी था कि अगर आप क्रॉस कुछ ऐसे करें, ये बन गया, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये चीज समझाई थी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 में क्या आया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये मेंडल का था, क्योंकि मेंडल ने पेरेंट्स को प्योर चूज किया, प्योर में दोनों डोमिनेंट सेम पेरेंट से आ रहे हैं, दोनों रिसेसिव सेम पेरेंट से आ रहे हैं, F1 में ये आएगा। अगर हम ऐसा मान लें कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, तब भी F1 में यही आएगा। ये हो गया रिपल्शन, जहाँ पे दोनों डोमिनेंट अलग अलग पेरेंट में आ रहे हैं, और ये हो गया कपलिंग, जहाँ पे दोनों डोमिनेंट एक पेरेंट से आ रहे हैं, जैसे बने हुए हैं। रिजल्ट नहीं चेंज होगा, मेंडल का रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि मेंडल ने ये बोला है कि F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा। मेंडल ने ये नहीं बोला कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो फॉर एग्जांपल मेल से आएगा फीमेल से नहीं आ सकता, या फीमेल से आएगा मेल से नहीं आ सकता। रेसिप्रोकल क्रॉस भी मेंडल ने किए थे, आपको पढ़ाया भी था। तो रिजल्ट ये है कि डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन में आता है, रिगार्डलेस कि एक पेरेंट से आया या दोनों पेरेंट से आया। अगर एक ही पेरेंट से डोमिनेंट ट्रेट आया तब भी वो डोमिनेंट ही कहलाएगा, और अगर दो अलग अलग पेरेंट से डोमिनेंट ट्रेट आते हैं तब भी वो डोमिनेंट ही कहलाएगा। लेकिन उसको हम बोलते क्या है, अगर सेम पेरेंट में दोनों डोमिनेंट जीन है ना, और आप दोनों रिसेसिव भी बना सकते थे यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो ये कपलिंग फेज कहलाएगी। और अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ये फिर रिपल्शन वाली फेज आ जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये कपलिंग और रिपल्शन में याद रखिएगा, है ना। आप अगर यहाँ बनाना चाहें तो रिसेसिव का भी बना सकते हैं, जैसे ये डोमिनेंट का हो गया, आप इसके रिसेसिव का भी बना सकते थे, स्मॉल आर स्मॉल वाई तो दोनों डोमिनेंट एक साथ, दोनों रिसेसिव एक साथ। अगर एक डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव है तो ये ऑप्शन आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर आपको सेम लिखना पड़ेगा, तो ये लिख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आई, और दूसरा यहाँ बना लीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, यहाँ ये रिसेसिव है तो ये डोमिनेंट। तो कपलिंग और रिपल्शन दो अलग अलग फेज बन के तैयार हो जाए। दोनों की बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है। टी.एच. मॉर्गन के हिसाब से ये एक ही फिनोमेना के दो अलग अलग फेज है। अब लिंकेज है क्या एक्चुअली चीज, उसको देखते हैं। देखो लिंकेज का एक डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, और क्लियर सा बना हुआ है। दो बातें हैं, एक तो उस डायग्राम को समझोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, लेकिन दो चीजें याद रखनी है। पहली एक ये कि जब आप एनिमल्स में बनाते हो तो ड्रोसोफिला के केस में
एक्स और वाई क्रोमोसोम का एक एंगल आ जाएगा, और हमें पता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। और यहाँ पे आप उल्टा भी नहीं बना सकते। अगर दोनों क्रोम सेम होते तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जीन कहीं भी बना लो, बात एक ही है, कोई भी मदर का कोई भी फादर का। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम है तो सबको पता ही है ना कि वाई क्रोमोसोम तो फादर में ही आएगा, मदर में तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब वाई क्रोमोसोम का जीन वाई पे ही बन सकता है और एक्स का जीन एक्स पे ही बन सकता है। आप उसको उल्टा नहीं कर सकते, है ना। जैसे मेंडल के हिसाब से उल्टा कर सकते हो, बिकॉज अगर एक्स एक्स है तो कोई इश्यू नहीं है। हमारी बॉडी में 1 से लेके 22 क्रोमोसोम तक एक ही जैसे हैं, सेम होते हैं, चाहे मेल में लो या फीमेल में लो। बट जो 23rd पेयर है वो फीमेल में होता है एक्स एक्स, मेल में होता है एक्स वाई, और एक्स के जीन अलग है, वाई के जीन अलग है। तो ऐसा ही ड्रोसोफिला का भी केस है। तो ड्रोसोफिला में जब आप क्रॉस को देखोगे एनसीईआरटी में बनाने को, तो मैं बना दूंगा, हालांकि आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे बनेगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं या नहीं है तो नहीं बनाने हैं, एक्स पे हैं तो एक्स पे बनाने हैं। वाई पे कुछ नहीं आएगा, उनकी जगह डैश लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर लिखा जाए, आप उसे कैपिटल आर डैश भी बना सकते हैं, क्योंकि एक्स पे कैपिटल आर है, वाई पे मान लीजिए कैपिटल आर है ही नहीं, तो उसकी जगह खाली छोड़ दी जाएगी। और क्यों खाली छोड़ी जा रही है, आपको याद हो तो मैंने डेफिनेशन में हेमीजाइगस पढ़ाया था आपको कि वाई क्रोमोसोम के कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक्स के साथ होमोलॉगस पेयर पे मैच नहीं करते। वहां पेयर नहीं होगा तब भी वो जीन एप्लीकेबल होगा। अभी आप लोगों के पास एनसीईआरटी है क्या? किसी के, सबके पास होगी, एक्सेस कर सकते हो? यस सर। यस सर। सबके पास है? चलो, तो फिर हम पहले अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, फिर आप समरी भी पढ़ लेंगे। देखो क्या क्या पढ़ना है। मेंडल का ये टीएच मॉर्गन का क्रॉस क्या था, हम क्रॉस को देखते हैं। टीएच मॉर्गन ने 2 क्रॉस किए। एनसीईआरटी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात को समझिए, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी में जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में फिगर बना है, फुल पेज का एक बड़ा सा फिगर होगा, उसमें लेफ्ट और राइट में 2 क्रॉस बने हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम क्रॉस ए देखते हैं, अपने हिसाब से जो मैं बना सकता हूं वो देखना है। पहला क्रॉस क्या कहता है? पहले क्रॉस में जो कैरेक्टर लिए गए हैं उनको अगर आप देखोगे तो लिखा है येलो बॉडी, मतलब बॉडी का कलर येलो है, आई का कलर वाइट आई है, और ये फीमेल है। साइन बना दो, याद रहेगा। इसका जब क्रॉस किया गया है तो ब्राउन बॉडी से किया गया, बॉडी का कलर ब्राउन है, और रेड कलर की आई है, रेड आइड है, ये मेल है। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बुक में आप नोटिस करोगे तो यहाँ लिखा है कि ये वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है वो जो एवोल्यूशन में नेचर ने एक्सेप्ट किया। और वाइट आई लिखा तो नहीं है, बट इसके कंट्रास्ट में ये म्यूटेंट है, ये म्यूटेशन से बना। एनसीईआरटी में म्यूटेंट टाइप तो नहीं लिखा, लेकिन वाइल्ड टाइप लिखा है। वाइल्ड टाइप का मतलब वो जो नेचर ने दिया। आपको उस दिन भी याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था निग्रोज वाइल्ड है, बिकॉज नेचर ने मेलानिन को बनाने वाले जीन दिए। अब जिन जीन्स में म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जिसकी वजह से मॉडिफाइड एलील या म्यूटेंट एलील बन गई और डिफरेंट एंजाइम बन गया, या कोई भी एंजाइम नहीं बना, वो म्यूटेंट करेक्टर बन गया और वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गया। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो वाइल्ड वो है जो नेचर ने बनाया, अनमॉडिफाइड एलील जो आपने लिखा। तो रेड आई फ्रूट फ्लाई में होती हैं। अगर फ्रूट फ्लाई में वाइट आई है तो इसका मतलब वो म्यूटेंट करेक्टर है। अब ये उल्टा नहीं हो सकता। आप कह दें कि मैं रेड आई मेल में ना लेके फीमेल में ले लूं तो क्रॉस गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मेल फीमेल के करेक्टर रिवर्स मत कर दीजिएगा। अभी तक आपने ये नहीं लिखा था कि आप कैपिटल टी स्मॉल टी में मेल क्या है फीमेल क्या है, लेकिन अब आप लिखेंगे कि येलो बॉडी वाइट आई फीमेल है और ब्राउन बॉडी रेड आई मेल है। सर एक डाउट है। बोलो। सर आज जो आपने अभी बताया था, जैसे कि मेंडल ने जो
येलो सीड और राउंड सीड लिए, जो उनकी जीन है सर वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है या होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर है सर? किसकी जो रेड ये राउंड येलो वाला केस लिया गया है? मतलब यस सर, अगर हम मेंडल वाला जो केस लें तो जो एक जीन होगी जो राउंड और रिंकल सीड को कर रही है, और एक जीन होगी जो उसके कलर Yellow को green। कर रही होगी। हाँ तो सर ये दो जीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर वो हाँ, है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो हैं। सर, बट मैं ये पूछ रहा था अगर ये होमोलोगस पर होंगी तो ये क्या कहते हैं मियोसिस के टाइम पर लिंकेज रिकॉम्बिनेशन होगा तो सर? हाँ, तो इनके बीच में एक्चुअली लिंकेज कम है, तभी तो रिकॉम्बिनेशन 37.2% है। सर मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पाई जा रही है तो ये इंडिपेंडेंटली कैसे वो हो रही है सेग्रीगेट? इंडिपेंडेंटली ऐसे कि क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी आ गई ना, उसमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी आ जाएगी तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो फिर तो फिक्स हो गए ना। ओके सर। अभी ये कि जैसे मान लीजिए एक घर है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 कमरे में 4 लोग रहते हैं। एक दूसरा घर है, उसमें 4 कमरे हैं, 4 लोग रहते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपना कमरा चेंज करना है, घर नहीं, तो ये उन्हीं 4 मेंबर के बीच में एप्लीकेबल है ना जो एक घर में होंगे। बिकॉज अगर 4 मेंबर आपने कोई से भी ले लिए तो एक घर से निकाल के दूसरे घर में चेंज कर दोगे तो आप कहोगे सर मैंने तो 4 लोगों को चेंज कर दिया, लेकिन घर भी तो बदल गया। घर नहीं बदलना है आपको, घर वही रखना है, केवल कमरा चेंज करना है। आपका कमरा मदर का हो गया, मदर का कमरा फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया। तो ये कहलाती है रीशफलिंग ऑफ जीन्स ऑन सेम होम। जैसे यहाँ पे होम का मतलब क्या, क्रोमोसोम। आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक क्रोमोसोम के एलील्स के बीच में करना है, 2 अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में नहीं कर सकते आप, क्योंकि पेयरिंग तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की हुई है, नॉन होमोलॉगस की तो ना पेयरिंग हुई है। और जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक आप पैकाइटीन में कैसे जाओगे? जाइगोटीन के बाद ही तो पैकाइटीन आएगा ना। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर करते हो, तो पहले पेयरिंग करनी है। पहले ये देखना है कि वो 4 लोग कौन से हैं जो एक घर के हैं, वो 4 लोग कौन से हैं जो दूसरे घर के हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आई पैकाइटीन। आप चाहो या ना चाहो वो डिपेंड करता है, क्रॉसिंग ओवर करो या ना करो, रीशफलिंग करो या ना करो, कमरे बदलो या ना बदलो। आप 4 लोगों को 4 कमरे एक घर के अंदर आपस में चेंज कर लो या मत करो। ऐसे दूसरे घर के जो 4 लोग हैं वो आपस में कमरे चेंज करें या ना करें। ये इस बात का मतलब आएगा। आ रही बात समझ में? कमरे का एग्जाम्पल जैसे ये था। अब तो मैंने बहुत बड़ा डायग्राम बना लिया मैंने, ये थक गया बनाते बनाते। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। ये बनाए थी कर। अगर क्रॉसिंग ओवर आपने कभी बाद में यहां से किया या यहां से कर लिया तो ये आर के साथ वाई जाएगा और इसके साथ यही रहेगा। अगर क्रॉसिंग ओवर बीच में से कहीं कर दिया तो कैपिटल आर से स्मॉल वाई मिल जाएगा, स्मॉल आर से कैपिटल वाई बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर ये क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम यहीं पे, मान लेता हूं और भी, ये ब्लैक से बना दिया, यहाँ पे लिखा है ए ए बी बी, ऐसे एक दूसरा है, तो आप ये कहें कि सर मैं रेड और ब्लैक के बीच में भी तो क्रॉसिंग ओवर कर सकता हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो ये भी हुए, लेकिन ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ 2 होमोलॉगस पेयर हो गए, नॉट ऑफ 1 होमोलॉगस पेयर। और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर एक होमोलॉगस पेयर के अंदर होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये नहीं कि इनका इनके साथ कर दो। तो राउंड और येलो मतलब सीड का शेप और सीड का जो कलर का जीन है वो एक क्रोमोसोम पे है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये बन गए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, और ये बने बिना असॉर्टमेंट के। चांसेस सबके बराबर हैं, इसीलिए हमने इक्वल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये 4 गैमीट बना लिए। 4 का 4 से क्रॉस करके 16 कॉम्बिनेशन, डाइहाइब्रिड क्रॉस, 9331 रिजल्ट। ये था मतलब। आएगा समझ में? यस सर। सर अगर क्या कहते हैं जो मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए थे, अगर वो सर
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होते तो उसके जो रिजल्ट थे वो चेंज हो जाते। बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नॉन होमोलॉगस पे कर दोगे तो पूरी जेनेटिक्स जो मेंडल ने दी थी वो उन्हें मिलती ही नहीं। ये क्वेश्चन नीट में है कि अगर मान लीजिए मेंडल जो है वो 2n = 14 क्रोमोसोम नंबर पाइजम का है, उसकी जगह 2n = 12 होता या 2n = 16 हो जाता तो क्या होता? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाई हाइब्रिड क्रॉस से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रिजल्ट नहीं आता, तो सारा गलत हो जाता। क्योंकि जब आप क्रोमोसोम का नंबर ही बदल दोगे तो उन पे प्रेजेंट जीन भी तो बदल जाएंगे। और जीन अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीन जब दो हैं तो दो के साथ फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आएगी ना। तो जो रूल चेंज होगा वो केवल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चेंज होगा, डोमिनेंस का, सेग्रीगेशन का या यूनिट फैक्टर का इन कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्रोमोसोम कम कर लो या ज्यादा कर लो, क्रोमोसोम कम या ज्यादा करोगे पेयर में तो फर्क पड़ेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? ओके सर। चलो क्रॉस ए देखो, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल है, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल है, ब्रैकेट में लिखा होगा वाइल्ड टाइप। जब आप अब क्योंकि आप चाहो तो येलो के लिए क्या लिखोगे W, व्हाइट के लिए Y और व्हाइट के लिए W। इसको बुक में लिख दीजिए स्मॉल y स्मॉल w, या उन्होंने y पॉजिटिव W पॉजिटिव लिख दिया। लेकिन क्योंकि हम क्रोमोसोम के हिसाब से पढ़ रहे हैं फैक्टर का सेग्रीगेशन, तो हमें सेम चीज क्रोमोसोम पे दिखानी है। तो जब आप इसको देखोगे तो उन्होंने क्रोमोसोम बनाए हैं, ऐसे क्रोमोसोम बने होंगे। ये फीमेल है, फीमेल में XX होता है तो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। येलो बॉडी है तो यहाँ लिखा है YW YW। मेल में जो क्रोमोसोम है वो XY होता है, Y क्रोमोसोम को ऐसे बनाया जाता है डायगोनल लाइन के साथ। ये वाइल्ड टाइप का है तो यहाँ लिखाया गया है Y पॉजिटिव, कैपिटल नहीं लिखा हुआ है। अब कैपिटल क्यों नहीं लिखा है, स्मॉल क्यों यहाँ लिखा हुआ है, वो सब टेक्निकल है। मेंडल ने जो यूज किया वो मेंडल के हिसाब से पढ़ लिया, TH मॉर्गन ने जो अपने डायग्राम में यूज किया वो डायग्राम के हिसाब से देख लिया। तो रादर देन स्मॉल y एंड कैपिटल Y यहाँ लिखा है Y एंड Y पॉजिटिव, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू से मैंने हर लेक्चर में आपको ये बोला है कि कैपिटल और स्मॉल और पॉजिटिव और नेगेटिव इन सबसे डोमिनेंस फॉलो नहीं होता। डोमिनेंस का सीधा सा मतलब है जो F1 में आएगा वो डोमिनेंट, चाहे आप जैसे चाहे वैसे लिख लो। बुक में जो लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। ये Y पॉजिटिव है, ऐसे यहाँ लिखा है W पॉजिटिव। अब यहाँ नहीं लिखा Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि X पे इनका जीन होता है, Y क्रोमोसोम पे इनका जीन नहीं होता, तो ये डैश डैश हो गया, इसको बना के सिर्फ दिखा दिया गया। ये अब जब आप क्रॉस करोगे तो क्या होगा, पहले गैमीट बनाओगे, गैमीट बनाओगे तो क्या बनेंगे, यहाँ से एक ही गैमीट बनेगा YW। ये दोनों गैमीट तो एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ दो गैमीट बन जाएंगे जैसे हमारी बॉडी में होता है। फीमेल में जब एग बनता है तो एक ही टाइप का बनता है, बट जब मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं तो दो टाइप के बनते हैं, X वाला स्पर्म अलग है, Y वाला स्पर्म अलग है। तो ऐसे ही मेल में गैमीट दो बनेंगे और फीमेल में गैमीट क्या बनेगा, एक बनेगा। आएगी बात समझ में? नहीं? यस सर। है ना? आ गई सर। आगे समझ में? बनाऊं आगे? मैं पूरा ही बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। टाइम तो लगेगा ये सब चीजें, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम करने वाले क्या हैं। जब आप इनके गैमीट्स बनाओगे, मियोसिस करोगे ना, बुक में नहीं दिखाया गया बट मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। हम मियोसिस कर रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन कर रहे हैं, है ना? रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। तो गैमीट्स क्या बनेंगे, यहाँ गैमीट एक ही आएगा YW, यहाँ गैमीट्स दो आएंगे, एक बनेगा Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, ये एक गैमीट है, और ये दूसरा गैमीट केवल ऐसे ही बनेगा। ये थे हमारे पेरेंट्स। अब ये बन गए गैमीट्स। गैमीट्स एनसीईआरटी ने बना के नहीं दिखाए। अब आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, फर्टिलाइजेशन करोगे। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अब एक गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा और यही गैमीट इसके साथ भी करेगा। जैसे फीमेल में X मेल के X से भी करता है, फीमेल का X मेल के Y से भी करता है। ये Y क्रोमोसोम का है, ये X क्रोमोसोम का है। तो अगर ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज करे तो क्या बनेगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ब्लैक से, YW, और यहाँ से क्या आएगा Y पॉजिटिव W पॉजिटिव। और दूसरा क्या होगा, ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ बनेगा Y
W और यहाँ क्या आ जाएगा Y क्रोमोसोम। ये क्या हुआ, ये F1 जनरेशन हुई। तो अभी तक आप F1 में एक ही लिख रहे थे, एक इसलिए लिख रहे थे क्योंकि क्रोमोसोम का कोई झंझट ही नहीं था। हमने कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, बट एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर डैश स्मॉल वाई डैश, जैसे लिखा है वाई पॉजिटिव डैश डब्ल्यू पॉजिटिव डैश। तो डैश वाला गैमीट अलग बनेगा और जो है वो अलग रहेगा। तो दो गैमीट और यहाँ पे एक, ये टाइप ऑफ गैमीट है, नंबर नहीं। यहाँ दो टाइप के गैमीट बनेंगे, यहाँ पे एक ही टाइप का गैमीट बनेगा। चाहे तो आप यहाँ पे दो बना सकते थे, इसका इससे करते, दूसरे का इससे करते, आता यही रिजल्ट है ना। तो ये आगे अब F1 में अपीयर क्या होगा, F1 में डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। डोमिनेंट क्या है, जो वाइल्ड होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, ब्लैक कलर डोमिनेंट था वही आया, मॉडिफाई एलील वाला नहीं आया, वो रिसेसिव बन गया। जो अनमॉडिफाई एलील था वही आता है, अपीयर होता है, उसी को हम डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। तो आएगा क्या, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव वाला। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बनेगा, ये कैसा है, ब्राउन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ब्राउन बॉडी रेड आई, जिसको आपने लिखा है वाइल्ड टाइप। और ये कैसा बनेगा, अब यहाँ वाई क्रोमोसोम पे तो कोई एलील है ही नहीं, तो यहाँ एलील कौन से हैं, ये वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ कोई डोमिनेंट एलील है नहीं, तो जो रिसेसिव है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर आप डोमिनेंट ना बनाओ तो रिसेसिव आएगा ही आएगा ना। तो उस हिसाब से यहाँ करेक्टर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, दिस विल बी येलो बॉडी व्हाइट आई। तो F1 आपके पास जो है वो दो बन के तैयार हो गए। क्लियर, डाउट किसी को? सर ये पॉजिटिव साइन मिलेगा वाई के ऊपर। हाँ सर पॉजिटिव साइन वाई के ऊपर। इस पे नहीं आएगा, वाई पे तो पॉजिटिव साइन पे है ही नहीं। कहाँ है सर वाई क्रोमोसोम नहीं, वो ऊपर। यहाँ। सर ये कैसे होता है? यहाँ कैसे आएगा, यहाँ तो ये वाला गैमीट है और ये वाई है, ये वाली लाइन इस लाइन से मिली है ना, ये वाली लाइन इस लाइन से मिली, तो ये आ गई। तो एक ही में तो पॉजिटिव वाला साइन आएगा, दूसरे में तो ना आएगा। आप बताओ। ओके सर। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसा है, हम क्योंकि जगह इतनी होती नहीं कैमरे की स्क्रीन में, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैंने क्रॉस क्या किया है, वाई डब्ल्यू 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 का क्रॉस मैंने जो किया है वो वाई पॉजिटिव डैश डब्ल्यू पॉजिटिव डैश से किया है, जैसे मेंडल के केस में आप लिख रहे थे। तो यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, वाई डब्ल्यू, बट यहाँ से दो गैमीट बन जाएंगे, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव और डैश डैश। तो जब आप इसका इससे क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, वाई और वाई पॉजिटिव डब्ल्यू डब्ल्यू पॉजिटिव, और इसका क्रॉस इससे करोगे तो क्या बनेगा, वाई डैश डब्ल्यू डैश। यही तो बने हुए ये दोनों। देखो अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप फैक्टर को क्रोमोसोम पे दिखा रहे हो, यही तो करना है। मैं क्रोमोसोमल थ्योरी में यही तो कहा गया कि जो फैक्टर्स हैं, जो एलील्स हैं, वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने रादर देन सिंपल क्रोमोसोम दिखा दिया, इसीलिए तो कॉम्प्लिकेट लग रहा है आपको। और एक फर्क ये पड़ गया कि यहाँ ये वाई क्रोमोसोम का झंझट आ गया। वाई क्रोमोसोम क्योंकि ड्रोसोफिला में होता है, इसलिए ये डैश डैश चलता रहेगा। डैश का मतलब है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, वाई क्रोमोसोम आएगा। तो ये F1 आया है, जैसे अभी तक F1 आप एक बनाते थे, यहाँ पे F1 दो बन गए, ये फर्क पड़ गया। जैसे हमारी बॉडी के लिए जब आप क्रॉस करेंगे तो मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिलेगा तो बॉय बनेगा, और मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिलेगा तो गर्ल बनेगी। तो इसका मतलब है हमारे लिए, ह्यूमन के लिए जो F1 जनरेशन आएगी वो बॉय और गर्ल या सन और डॉटर दो अलग अलग आएंगी। जाइगोट एक नहीं बनेगा, दो टाइप के जाइगोट बन सकते हैं इक्वल पॉसिबिलिटी के साथ, 50-50%। ऐसे यहाँ भी दो टाइप के बन सकते हैं 50-50%। अब आपको क्या करना है, F1 की सेल्फिंग करनी है। अब जब आप F1 से सेल्फिंग करोगे तो मतलब इसका क्रॉस इसी से करना है, इसका क्रॉस इसी से करना है, इसका क्रॉस इससे करोगे तो गैमीट कितने बनेंगे, आपने वहां बनाए थे 4 गैमीट्स। जैसे मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ, अगर ये होता कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, तो आपने 4 गैमीट बनाए थे ना, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। ऐसे ही दूसरा भी ऐसे ही था, उसके भी आपने यही 4 गैमीट बनाए थे। तभी तो इन 4 का क्रॉस इन 4 से किया था तो 16 कॉम्बिनेशन आए थे। ऐसे तो सेल्फिंग की थी।
याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ जब आप सेल्फिंग करोगे तो इंडिविजुअल के गैमीट्स 4 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ तो 4 बन जाएंगे, ये तो ऐसा ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन ये नहीं है एक्चुअली। यहाँ तो गैमीट यही बनेगा, वाई पॉजिटिव डैश और डब्ल्यू पॉजिटिव डैश, वाई डैश और डब्ल्यू डैश। तो एक तरफ आएंगे 4 गैमीट और एक तरफ आएंगे 2 गैमीट, जबकि यहाँ क्या था, दोनों एक जैसे थे तो 4 गैमीट इधर भी थे 4 गैमीट इधर भी थे, 4 और 4 से आपके 16 कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो गए थे। यहाँ एक तरफ 4 गैमीट आएंगे और एक तरफ कितने आएंगे, 2 गैमीट आएंगे। क्लियर? तो क्रॉस थोड़ा सा डिफर कर रहा है मेंडल का ही क्रॉस, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस 2 बातें थी। एक तो ये कि आपको फैक्टर को क्रोमोसोम पे दिखाना है, और दूसरा ये वाई क्रोमोसोम की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन रखना नहीं है। आप 10 बार समझिए क्रॉस को, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने अगर प्रिंट कर दिया तो मेडिकल एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप ये मत कह दीजिएगा कि समझ में नहीं आया था, हमने छोड़ दिया था। देखो मैं यहाँ से गैमीट बना के दिखाऊंगा, यहाँ ये 4 हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ से तो 4 गैमीट बनेंगे, यहाँ से 2 ही गैमीट बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो ये ऐसे ही जाएगा और ये ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ से बनेंगे 2 गैमीट, बट ये दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये अलग, और अगर हो गया तो वाई के साथ डब्ल्यू पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के साथ डब्ल्यू। तो यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये इसका होमोलॉगस नहीं है, ये एक्स है और ये वाई है, और एक्स और वाई होमोलॉगस नहीं होते, तो एक लास्ट पेयर बनता है और पेयर की फॉर्म में रहता है। अब देखो कैसे बनेगा, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, मुझे क्रॉस करना है ना इसके बाद आगे। अच्छा, अब देखो कैसे बनेंगे। पहले जो ये वाले गैमीट्स हैं वो बना रहा हूँ, इन दोनों से गैमीट क्या बनेंगे, तो सिंपल है, एक गैमीट बन गया वाई डब्ल्यू और दूसरा गैमीट बन गया केवल वाई क्रोमोसोम। तो जो आपने यहाँ से गैमीट्स बनाए वो ये, जो यहाँ से गैमीट बनाएंगे वो यहाँ आएंगे इस साइड में। क्या क्या बनेंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो वाई डब्ल्यू बनेगा, नीचे वाला क्या आएगा, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव। अगर दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया तो क्या बनेगा, वाई के साथ डब्ल्यू पॉजिटिव, और क्या आएगा, डब्ल्यू पॉजिटिव के साथ वाई। तो यहाँ तो बन गए 4 गैमीट और यहाँ कितने बने, 2। ये वाई क्रोमोसोम है तो इसका मतलब ये गैमीट कौन से हैं, मेल गैमीट्स हैं, और ये फीमेल गैमीट्स हैं। आपको मैंने चेकर बोर्ड की डेफिनेशन में लिखा ही था कि मेल गैमीट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते हैं, फीमेल गैमीट को वर्टिकल लाइन में रखते हैं। तो ये हो गया, रादर देन 4 का कॉम्बिनेशन 4 से बनाए, हम 4 का कॉम्बिनेशन किससे बना रहे हैं, 2 से बना रहे हैं। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर लास्ट वाला वाई पॉजिटिव नहीं होगा, ये आ गया ना, वाई के साथ डब्ल्यू पॉजिटिव, तो वाई के साथ डब्ल्यू पॉजिटिव लिख दीजिए और वाई पॉजिटिव के साथ डब्ल्यू लिख दीजिए। अच्छा, तो सर लास्ट के दोनों सेम हो गए ना सर? हाँ, ये वाई और डब्ल्यू पॉजिटिव है और वाई के साथ डब्ल्यू पॉजिटिव है, हाँ इसको आप लिख लीजिए, तो ये वाई पॉजिटिव डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिए। बल्कि आपको वाई इधर ही रखना पड़ेगा, मैं इसको व्हाइटनर लगा के ठीक कर दे रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ जो आएगा वो वाई पॉजिटिव डब्ल्यू होगी, ठीक है, वाई के साथ डब्ल्यू पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के साथ डब्ल्यू। अब तो आप क्रॉस करा लेंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, सेम कॉम्बिनेशन आपको बनाने, फटाफट बना लीजिए। ये बनेगा वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू,
यहाँ क्या आएगा, वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम। इसका प्रोसेस से कराइए, वाई डब्ल्यू, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा, वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव और वाई क्रोमोसोम। इसका प्रोसेस से कराइए, ये है वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू पॉजिटिव है ना, ये नीचे वाला है, ऊपर वाला है। यहाँ क्या आएगा, ये आएगा वाई डब्ल्यू पॉजिटिव और ये वाई क्रोमोसोम। इसका इससे कराइए तो क्या आएगा, ये आएगा वाई डब्ल्यू और यहाँ आएगा वाई पॉजिटिव डब्ल्यू। यहाँ कराएंगे तो आएगा वाई पॉजिटिव डब्ल्यू और ये आएगा वाई क्रोमोसोम। हो गया क्रॉस। एग्जैक्टली ये जो बने हैं ये एनसीईआरटी ने प्रिंट कर रखे हैं डायरेक्टली इसके बाद। अगर आप एनसीईआरटी से देखोगे तो उन्होंने सीधे सीधे ये बना रखे हैं और इनको लिखा है कि ये F2 है। ठीक है, ये क्रॉस A है, हमने थोड़ा अपने हिसाब से समझा और एनसीईआरटी ने जो बनाया है वो तो बनाया हुआ है। अब आप देखो क्या क्या फर्क पड़ा। ये वाई पॉजिटिव ये बन गया, मैं इनको अब देखता हूँ कि करेक्टर कौन सा किस में आएगा। ये वाई डब्ल्यू है, ये वाई डब्ल्यू है। जब वाई डब्ल्यू आएगा तो ये आएगा वाई डब्ल्यू। ये कैसा होगा, येलो वाइट म्यूटेंट वाला है ना। ये कैसा होगा, इसको हम क्या लिखोगे, ये लिखेगा ये येलो है, वाइट है। ठीक, यहाँ देखो वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम बना हुआ है। अब जब वाई क्रोमोसोम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वाई डब्ल्यू है, तो भी ये कैसा कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो ऑफ येलो वाइट। क्योंकि वाई क्रोमोसोम का तो कोई इम्पैक्ट आता नहीं। अगर वाई क्रोमोसोम है नहीं तो फिर किसके हिसाब से आएगा, इनके हिसाब से। तो इनके हिसाब से वाई और डब्ल्यू किस चीज को शो करते हैं, येलो बॉडी और व्हाइट आई को शो करते हैं। तो वो आ गया। यहाँ क्या है, वाई डब्ल्यू है और वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव वाला है वो डोमिनेंट है, वो वाइल्ड टाइप है। तो इसका मतलब यहाँ जो करेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, ये ब्राउन और रेड हो जाएगा। ये वाइल्ड टाइप हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए ब्राउन रेड और चाहे तो वाइल्ड, कुछ भी लिख लीजिए, तो ये इससे मैच कर जाएगा। ऐसे यहाँ भी वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव है, तो करेक्टर कौन सा आएगा, ब्राउन रेड आएगा। ये हो गया वाइल्ड टाइप का करेक्टर। अब नीचे क्या है, वाई और वाई है। वाई पॉजिटिव तो है नहीं, सिर्फ वाई वाई लिखा है, तो वाई की वजह से करेक्टर कौन सा आता है, येलो। लेकिन डब्ल्यू पॉजिटिव की वजह से कौन सा करेक्टर आता है, रेड। रेड आई किसको कोड करता है, डब्ल्यू पॉजिटिव को करता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट बनेगा। रिकॉम्बिनेंट में ये कैसा बन जाएगा, मैं इसको एक अलग कलर से लिख दे रहा हूँ तो आपको ये याद रहेगा कि ये क्या है। ये जो नीचे बना हुआ ये क्या है, ये आएगा येलो। येलो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ वाई। और डब्ल्यू पॉजिटिव की वजह से कौन सा करेक्टर आ जाएगा, रेड। तो ये क्या बन जाएगा, येलो रेड। ऐसे यहाँ भी वाई की वजह से ये क्या आएगा, येलो, और येलो के साथ यहाँ क्या बन जाएगा, रेड। यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव किसको कवर करता है, ब्राउन को, तो ये कैसा होगा, ब्राउन। बट डब्ल्यू पॉजिटिव नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाइट। ऐसे ये यहाँ पे क्या है, वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव की वजह से कलर क्या आएगा, ब्राउन। और डब्ल्यू पॉजिटिव नहीं है, स्मॉल डब्ल्यू है तो कलर क्या आएगा, व्हाइट। तो ये ऊपर वाले हो गए पैरेंटल, नीचे वाले हो गए रिकॉम्बिनेंट। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मेंडल में किया था, बस हमने ये लाइन पे लिखा हुआ है क्योंकि हमें क्रोमोसोम बनाने हैं। हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। उसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टी.एच. मॉर्गन को करना था, तो इसलिए ये चीज बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई लूप होल नहीं हो सकता। बट ये F2 आ गया, हुआ तो वैसे ही पैरेंटल भी मिल गया, रिकॉम्बिनेंट भी मिल गया। मेंडल को भी पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट मिले थे, लेकिन डिफर क्या किया, जितनी फ्रीक्वेंसी मेंडल को मिली थी उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं मिली। जैसे मेंडल के क्रॉस कराने में हमने लिखा है कि 16 में से 9 एक
पैरेंटल थे और 3 रिकॉम्बिनेंट थे। 10/16 पैरेंटल, 6/16 रिकॉम्बिनेंट। परसेंटेज में निकाला तो 37% रिकॉम्बिनेशन और रफली कहा जाए तो 63% जो है वो पैरेंटल। यहाँ जब ये सब कुछ कैलकुलेट किया गया तो कंक्लूजन ये आया, बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो पैरेंटल है वो तो मिल रहे हैं 98.7%, ये जो रेड वाले हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1.3%। अब ये मेंडल का रिजल्ट नहीं हुआ क्योंकि मेंडल के हिसाब से रिकॉम्बिनेशन आना चाहिए था 37.2%, बट यहाँ रिकॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 1.3%। तो मेंडल से डेविएट कर गया। हमने क्या लिखा, लिंकेज इज एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की वो 37.2 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 37.2 की जगह फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1.3, तो बहुत कम हो गई। 10,000 में से केवल जो है वो 13 ऐसे मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें वो चीज तो नहीं आ रही जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होनी चाहिए थी। अब ये क्या है, इसको टी.एच. मॉर्गन ने बाद में नाम लिंकेज का दिया है। ये पहला क्रॉस हो गया, ऐसे दूसरा क्रॉस करना है। ये क्लियर है, किसी को डाउट? बनाऊं दूसरा क्रॉस या कर लोगे अपने आप? क्रॉस बी भी आपको ऐसे बनाना है। नोटिस करने की चीज ये है, अगर एनसीईआरटी आपके पास है तो यहाँ पे y और w को बहुत पास में दिखाया गया, और जो राइट साइड में क्रॉस बी एनसीईआरटी में बना है उसमें w और m को दूर दूर दिखाया गया है। क्रॉस ऐसे ही करोगे रिजल्ट बदल जाएगा। आप चाहो तो मैं क्रॉस बना के दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम कम मिले। मैं आपको स्कैन कॉपी करके भेजूंगा तो मिल ही जाएगा। या आप बताओ तो बनाना है दोबारा से? कोई है ही नहीं क्या? कहाँ चले गए सब? हो जाएगा सर, हो जाएगा। सर बना सर पहले ये वाला समझने दो एक बार खुद से, तब दूसरा वाला करेंगे। बताओ पहले इसमें, बताओ क्या डाउट है। अब ये जो टॉपिक है वो तो सिलेबस में है और समझना आपकी मजबूरी भी है और जरूरत भी है ना। तो अब आपको ये बताना है कि करना क्या है इस केस में। सर उसमें हम क्रॉसिंग ओवर कम कराएंगे क्योंकि वो जीन्स है जो पास पास में है। इसमें जीन्स पास पास में है तो क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई। उसमें जीन दूर दूर दिखाए गए हैं क्रॉस बी में, तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी वही आई जो मेंडल की आई थी। ये मतलब है क्रॉस का, दोनों क्रॉस का। आई बात समझ में? अच्छा, इस क्रॉस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे? नो सर। नहीं करोगे? सर इस क्रॉस में कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं देखो आपको दूसरा क्रॉस दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये देखो, दिख रहा है सबको? यस सर। ये क्रॉस बी है, चाहे तो आप एनसीईआरटी अपने सामने रख के कर सकते हो। इसमें क्या दिखाया गया है? सर ऊपर कर। ठीक है, ये देखो, ये क्रॉस बी है, इसमें W और M को दूर दूर लिया गया है। करेक्टर कौन से हैं? व्हाइट आई का कलर है और मिनिएचर विंग्स का साइज है। अब करेक्टर बदल जाएंगे, पूरा लिखा होगा व्हाइट आई कलर है और मिनिएचर विंग है, और ये करेक्टर लेना है फीमेल में। ऐसे ही हमें लेना है येलो। अब यहाँ पे येलो जो है वो कलर है और नॉर्मल विंग्स का साइज बड़ा है, तो ये नॉर्मल विंग साइज लेना है। और ये वाइल्ड है, यानी कि ये वाइल्ड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? म्यूटेंट। गैमीट्स आपको वैसे बनाने हैं, यहाँ पे एक ही गैमीट बनेगा, WM दूर दूर रखना है। यहाँ पे 2 गैमीट बनेंगे, W पॉजिटिव M पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे वही स्लैंटिंग लाइन आ जाएगी, तो बाई क्रोमोसोम मान लेंगे। F1 में भी आप सेम यही करेंगे, इस गैमीट का क्रॉस इससे करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। बस W और M को दूर दूर रखना है।
मतलब एनसीईआरटी ने रखा हुआ है, और उसका रीजन है कि ये दूर दूर होंगे तो ही क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, जितने पास होंगे उतनी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे W और M अलग हो गए और ये Y क्रोमोसोम अलग हो गया, तो फिर ये वाइल्ड हो गया बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन, और ये मिनिएचर विंग वाइट ये Y क्रोमोसोम के साथ दूसरा। जब आप F2 जनरेशन में जाएंगे तो फिर यहाँ से 2 गैमीट बनेंगे, एक ये, यहाँ से 4 बनेंगे। अगर आप बिना क्रॉसओवर के बनाओगे तो WM ये गैमीट बन गया, W पॉजिटिव M पॉजिटिव ये गैमीट बन गया। क्रॉसिंग ओवर करोगे तो W के साथ M पॉजिटिव आएगा ये, और W पॉजिटिव के साथ M जाएगा ये। 4 गैमीट फीमेल में है, 2 गैमीट मेल में है। जब आप क्रॉस कराओगे तो फिर वही 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। यहाँ पे व्हाइट मिनिएचर, क्योंकि पॉजिटिव साइन नहीं है तो फिर कैरेक्टर क्या आएगा, म्यूटेंट वाला। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो कैरेक्टर क्या आएगा, वाइल्ड वाला। तो ये पैरेंटल हो गए, और जो रिकॉम्बिनेंट है फिर वो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव है दूसरा नहीं है, एक पॉजिटिव है दूसरा नहीं है, एक पहला पॉजिटिव है दूसरा नहीं है, पहला है तो दूसरा नहीं है, ये बन जाएंगे रिकॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो वही है जो मेंडल की आई थी, मींस पैरेंटल आए 62.8 और रिकॉम्बिनेंट आए 37.2। तो ये 2 क्रॉस किए जिनमें अलग अलग कैरेक्टर लिए। पहले क्रॉस में जो कैरेक्टर है वो बॉडी और आई कलर है, और दूसरे क्रॉस में जो कैरेक्टर है वो बॉडी और विंग्स का साइज है। तो 3 कैरेक्टर हो गए, बॉडी का कलर, आई का कलर और विंग्स का साइज। जब इन 3 कैरेक्टर को लेके मेंडल ने, टीएच मॉर्गन ने जब 2 क्रॉस किए तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बॉडी कलर और विंग्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर उतना ही आया जितना मेंडल का आया था। लेकिन अगर हम बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस करते हैं तो क्योंकि ये जीन पास पास हैं, इसलिए रेशियो वो नहीं आया जो मेंडल का आया था। इसको टीएच मॉर्गन ने बोला कि ये लिंक्ड जीन कहलाएंगे, लिंकेज कहलाएगा, क्योंकि ये 2 जीन पास पास हैं। जितने जीन पास पास होते हैं उतनी लिंकेज कम हो जाता है, और जितने जीन दूर दूर होते हैं उतना ही क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा। तो आप कह लीजिए लिंकेज कम। जीन पास पास हैं तो लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, है ना। अगर दूर दूर है तो उसके हिसाब से क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा। दोनों क्रॉस से कंक्लूड ये करना है। इसकी मैं आपको इमेज भेज दूंगा पीडीएफ फाइल में, बाकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, बस ये मेरे तरीके से बना हुआ है समझाने के हिसाब से। सर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। ले लोगे स्क्रीनशॉट, ले लो। अगर आपकी स्क्रीन पे पूरा, जब मैं इसको सेटल कर दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से तो आपको ये स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। बाकी पीडीएफ फाइल में आपको मिल भी जाएगा। लक्ष्मी नगर वाले बैच के पास भी पीडीएफ फाइल आई होप पहुंच ही जाएगी या पहुंच रही होगी। अब ले सकते हो, बिल्कुल फिट आ जाएगा ये। इसीलिए तो कहते हैं एनसीईआरटी में जरा सा दिया है, पता चला हम 2 घंटे से लिंकेज समझ रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। सर थोड़ा सा ऊपर और करिए, क्योंकि जो आपने ऊपर लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब नीचे सॉरी। और नहीं तो ठीक है, आप इमेज ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी पीडीएफ भेज दूंगा। कोशिश करिए, मैंने आपको पहला क्रॉस बना के दिखाया ना, जेनेटिक्स के लिए भी और मेरे लिए तो, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए तो हर लाइन ही एप्लीकेबल थी। मुझे हर एक चीज याद ही तब होती है जब मैं उसको लिख लेता हूँ। जब तक मैं हाथ से नहीं लिखूंगा ना, मुझे वो चीज याद नहीं होती। मैं बुक से नहीं पढ़ सकता, मुझे नोट्स बनाने हैं और तभी मुझे वो याद होगा। तो मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्रॉस को बनाने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा और उतना गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो कोशिश करो कि एक क्रॉस बना गया, मैं दूसरा अपने आप बनाऊं। ठीक है, आपके पास इमेज ले लीजिए, टेक्स्ट में भी बनाया एनसीईआरटी में, मैं भी आपको पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। बट ट्राई टू कि मैं खुद ही इस चीज को करने की कोशिश करूं, तो मुझे समझ में जल्दी आएगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और कहाँ सही कर रहा हूँ। हो गया ये? सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर, जैसे कहा जाता है कि सर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उस पे जो नॉर्मल बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। जैसे कि सर हाँ बोलो। जैसे कि सर इसमें येलो कलर की बॉडी है या वाइट कलर की आई है, तो सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर एक्स वाई क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम पे कोई भी कैरेक्टर आएगा। यही तो फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा? ओके सर। हम आगे भी पढ़ेंगे ह्यूमन के लिए, तो हमारी बॉडी में, क्योंकि मैं ड्रोसोफिला का तो केवल यही पढ़ना है, हमारी बॉडी में बाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं उससे फिर क्या हो रहा है? उससे यही तो हो रहा है कि वो कैरेक्टर केवल मेल में आ रहे हैं, फीमेल में नहीं आ सकते। तो वो ओके सर। वॉइस लाउड होती है और फीमेल की वॉइस की पिच लाउड होती है। या कुछ और समझ लीजिए आप, लाइक की टेस्टिस का फॉर्मेशन केवल मेल में हो सकता है, फीमेल में नहीं। उसका भी रीजन है, क्योंकि वो जीन केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं। कैरेक्टर तो कैरेक्टर है, वो बॉडी के हैं या नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी से तो रिलेटेड हो गई। बस जो वाई क्रोमोसोम के कैरेक्टर है वो सिर्फ मेल में आ सकते हैं, जबकि एक्स के कैरेक्टर मेल में भी है और फीमेल में भी है। अब ये तो नेचर ने हमें जो दिया वो हमने एक्सेप्ट किया। हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल में वाई क्यों नहीं बना या मेल में वाई क्यों बन गया। ना बनता तो ठीक रहता, सारा बराबर होता। तो ये तो फिर जो चीजें हो चुकी हैं हम उनमें तो नहीं कह सकते, जो हैं उनके हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर? ये क्रॉस हो गया। क्रॉस ए और बी के बाद हम क्या कंक्लूड करने की सिचुएशन में है वो देख लेते हैं। कंक्लूजन ये आएगा कि हम लिंकेज को डिफाइन कर पाएंगे, और लिंकेज को हम डिफाइन इस सेंस में करेंगे कि लिंकेज बेसिकली फिजिकल एसोसिएशन कहलाता है। दो जीन्स पास पास हैं, फिजिकली पास पास हैं, जिसकी वजह से उनके साथ रहने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मैं लिखता जाता हूं तो आपको लिंकेज से जो चीजें हैं वो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। लिंकेज को जब आप डिफाइन करेंगे तो लिंकेज एक्चुअली है क्या? दिस इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम दो। साथ का मतलब ये है कि कम से कम दो लोग होंगे, अकेले के साथ कैसे आएगा? सो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन डिफाइन करेंगे तो क्या कहलाएगा? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल टाइप, जो पेरेंट्स में था, चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, टू रिमेन टुगेदर, वो एक साथ रहें, उसी को लिंकेज कहते हैं। चाहे दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव रहें पेरेंट में, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में रहें। जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट ही आए, रिसेसिव है तो रिसेसिव, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट। और अगर एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव है तो ये भी ऐसे ही। जो सिचुएशन पेरेंट में है वही कॉपी अगर आने वाली जनरेशन में हो रही है, या वो टेंडेंसी कि उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो, वही कॉम्बिनेशन ज्यादा है, पैरेंटल टाइप की टेंडेंसी ज्यादा हो जाए, तो उसी को लिंकेज कहते हैं। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड एज लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन जितना कम होगा लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा। तो लिंकेज की यूनिट क्या बनाई गई? लिंकेज की यूनिट ये है कि रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कम हो जाए तो लिंकेज ज्यादा हो जाएगा। आप ये बोल सकते हैं। लिंकेज किस बात पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। और जो डिस्टेंस बिटवीन जीन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के, क्योंकि दो जीन के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा होगा, लिंकेज उतना ही कम हो जाएगा। या उल्टा बोल लीजिए, जितना दो जीन के बीच की डिस्टेंस कम है क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा, लिंकेज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारी हेडिंग है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब क्या लिखा हुआ है? ये रिकॉम्बिनेशन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन।
हमारा जो हेडिंग था उसका कंक्लूजन ये निकल के आएगा। मतलब जहाँ लिंकेज है वहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं, जहाँ रिकॉम्बिनेशन है वहाँ लिंकेज नहीं। टीएच मॉर्गन का जो कंक्लूजन है वो ये कहलाता है। ये याद रखिएगा। अब क्योंकि वाई क्रोमोसोम सेक्स से रिलेटेड है ना, वाई क्रोमोसोम मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, फिक्स है। ड्रोसोफिला हो, ह्यूमन हो, या और भी एग्जाम्पल इस बात के लिए आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो सेक्स से रिलेटेड है, इसीलिए यही थ्योरी जो अब तक बोली जा रही थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब क्योंकि लिंकेज डिस्कवर हो गया और वाई क्रोमोसोम की वजह से सेक्स आ गया कंडीशन में, इसलिए इस थ्योरी को चेंज करके नाम दे दिया गया। दिस थ्योरी इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज। इस थ्योरी का नाम क्या दिया गया है? मतलब टीएच मॉर्गन ने जो थ्योरी दी वो थ्योरी क्या कहलाएगी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज। और सुटेन एंड बोवेरी की थ्योरी पूछा जाए तो क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सेक्स लिंकेज वर्ड क्यों आया? क्योंकि लिंकेज आ गया और वाई क्रोमोसोम की वजह से मेल फीमेल अलग अलग हो गए, तो इसलिए थ्योरी का नाम बदल दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज। ये हमारा टॉपिक हो गया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। कुछ चीजें लिंकेज से रिलेटेड हैं, हमें वो भी देखनी है, और फिर हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये याद रखिएगा लिंकेज के बारे में, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन डेफिनेशन। सिस एंड ट्रांस हाइपोथेसिस अगर आता है तो ये जो कपलिंग और रिपल्शन बना के दिखाया था वो, क्रॉस ए क्रॉस बी जो भी दिए हैं, करेक्टर कौन से मेल में है कौन से फीमेल में है, म्यूटेंट करेक्टर कौन सा है, किस केस में परसेंटेज कितना आया था, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, उसी हिसाब से क्रॉस बनाइएगा। इसके आगे का देखते हैं, लिंकेज में और क्या बचा रह गया हमारे लिए, थोड़ा बहुत फटाफट वो भी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट चीज क्या आएगी हमारे पास? एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, हमें उनको समझना है और उनको सॉल्व करना है। तो जब आप उन क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक वर्ड यूज होता है कंप्लीट लिंकेज। आप कह सकते हैं कि लिंकेज का टाइप हम देख रहे हैं। कंप्लीट लिंकेज क्या कहलाएगा? कंप्लीट लिंकेज का मतलब है ऐसा सिचुएशन या क्रॉस जहां पे 100% पेरेंटल हो, जीरो रिकॉम्बिनेंट्स, जहां रिकॉम्बिनेशन है ही नहीं, जीरो। जैसे अभी तो 1.3% आ भी गया था क्रॉस ए में। अगर कोई ऐसा क्रॉस हो जहाँ पे जीरो रिकॉम्बिनेशन हो, मान लीजिए जीन इतनी पास पास हैं कि उनके बीच में आप क्रॉसिंग ओवर कर ही नहीं सकते। जैसे ये है, ये दो क्रोमोसोम हो गए, मान लीजिए मैं जीन ऐसे बना दूं ए बी स्मॉल ए बी। अब ऐसे केस में आप ए और स्मॉल बी के बीच में क्रॉस कैसे करोगे? ये तो बहुत ही क्लोज है, वन लाइन नेक्स्ट टू अदर। तो ऐसे दो जीन के बीच में क्रॉस नहीं हो सकता, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा? 100% पेरेंटल आ जाएगा, तो वो कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा। ऑल्दो दिस इज रेयर इन नेचर में या नेचुरल केस में देखा जाए तो कंप्लीट लिंकेज रेयर है, बट फिर भी प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा? इसके एग्जाम्पल है, दिस इज प्रेजेंट इन मेल ड्रोसोफिला, और इसके अलावा फीमेल में सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ इंसेक्ट है, उसकी फीमेल में, ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट है, उसके मेल में।
वहां क्या कहलाएगा, कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा, वहां पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और फिर जो हमने पढ़ा, अगर कोई भी रिकॉम्बिनेशन आ रहा है चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो, तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। जहां पे आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, मींस क्रॉसिंग ओवर होगा, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज देयर। क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे तो रिकॉम्बिनेशन अपने आप बन ही जाएंगे। तो फिर जो भी परसेंटेज आएगी वो, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन है तो लिंकेज 100 से कम हो गया, तो हमने बोल दिया कि वो इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। ये लाइन आपको याद रखनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आया है कि जो क्रॉसिंग ओवर है उसको बोलते हैं हम, चलो आप लिख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर लिख लीजिए या रिकॉम्बिनेंट लिख लीजिए, रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर परसेंटेज में तो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर वैल्यू। तो जो क्रॉस ओवर वैल्यू है दैट इज नेवर एक्सीड्स 50%, ये याद रखना है। 50% से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं हो सकता। उसका रीजन मियोसिस आपने पढ़ा ही हुआ है, हमने आज के 2 घंटे में अच्छे से डिस्कस भी किया। मियोसिस में आप यही तो पढ़ते हैं, आधे गैमीट क्रॉसिंग ओवर के बनते हैं और आधे पैरेंटल बनते हैं। कभी भी ऐसा तो ना होता है कि रिकॉम्बिनेंट आधे से ज्यादा हो जाए, 50% से ज्यादा हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये रूल है कि क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ये फिक्स है, ये याद रखिएगा। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ये लिंकेज में भी काफी कुछ है। हमारी चॉइस बेस्ड है, हम इस क्लास को कितना आगे तक ले जा सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप कर लूंगा। आज पहले आप लिंकेज को समझ लीजिए, दोनों प्रोसेस को अच्छे से, क्योंकि फिर इसी के बेस पे आगे हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जब सेक्स क्रोमोसोम आ गया तो फिर हमें सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं अलग अलग प्लांट एनिमल्स में, वो भी देखना है। जैसे पहले पढ़ा कि क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, फिर क्रोमोसोम पे जीन्स लीनियरली अरेंज होते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया टीएच मॉर्गन ने, वहां से एक नया फिनोमिना आ गया लिंकेज, और फिर थ्योरी को बदल के दे दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज। अब क्योंकि वाई क्रोमोसोम आ गया तो फिर एक और एक्सटेंशन हो गया कि वाई क्रोमोसोम की वजह से मेल बनते हैं और अगर नहीं होता है तो फीमेल बनते हैं। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, हमें वो भी पढ़ना है। उसके बाद फिर म्यूटेशन और आगे बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। अभी तक के लिए फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे। कोई प्रॉब्लम कुछ, और वैसे भी तो अपनी समझ में ना आ रही हो या फिर क्वेश्चन ना हो पा रहे हो, डीपीपी हो रही है। यस सर। ये किसने लिखा है, मरना थोड़ी है, नीरज कुमार। इतनी बॉटनी नहीं पढ़ा रहा कि मर जाओ, और आपसे ज्यादा एग्जेशन मुझे हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली मुझे बोलना पड़ रहा है। चलो इसीलिए तो छोड़ रहा हूँ कि बोर नहीं होना है, उतना करो जितना कर सकते हो। और कभी भी ऐसा लगे कि नहीं बोर हो रहे हो तो मेरा सीधा से फंडा है, जबरदस्ती से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तब होती है जब आप मन से पढ़ें, चाहे भले आधे घंटे पढ़ें, लेकिन जितना पढ़े उतना ऐसे पढ़े कि दोबारा उसमें कभी कोई डाउट ना आए, क्योंकि दोबारा पढ़ने का टाइम कभी नहीं आता।
आज आप ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद नया चैप्टर आ जाएगा, ये छूट जाएगा। फिर जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना, तो रिवीजन में फिर मैं जब जल्दी जल्दी बोलूंगा तो फिर उतना टाइम तो ना होगा कि आपको फिर 2 घंटे बैठ के लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर समझाया जाएगा। इसीलिए चीजें यही की यही खत्म करिए, भले आप जितना टाइम लगाना चाहें लगाएं। चलो, एनी हाउ, क्लास इज ओवर फॉर टुडे। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।